अभी हमारा चल रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, है ना। और इससे पहले जितने भी प्लेन सरफेस पढ़े वो सारे के सारे पैरेलल थे, है ना। टिल नाउ ऑल सरफेसेस वर पैरेलल। बाउंड्री कैसी थी सरफेस की? पैरेलल, ठीक है। अब अगर बाउंड्री पैरेलल ना हो, बाउंड्री पैरेलल ना हो, एक बाउंड्री ऐसे आ गई, एक बाउंड्री ऐसे आ गई, लाइट आई, तो अब कैसे भी जा सकती है। क्या ये दोनों बाउंड्री या दोनों इंटरफेस पैरेलल है? नहीं। तो इसको आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, क्या ये दोनों इंटरफेस या दोनों बाउंड्री किसी एंगल पे है? तो अगर मैं नॉन पैरेलल बाउंड्री के बारे में अब रिफ्रैक्शन पढ़ूं, उसी को बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। जो जो प्रिज्म में खेल आएगा वही इंटर में जो एटमॉस्फेयर में बाउंड्री होती है उनमें भी वही खेल बनेगा, ठीक है। तो प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हम नेचर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म पढ़ना शुरू करते हैं फटाक से। अभी तो प्रिज्म जो तुम्हें पता है जिसके बारे में, उसी के बारे में पढ़ेंगे सारी बातें। अच्छा जैसे अगर प्रिज्म बनाना हो तो सबसे आसान तरीका है बनाने का, एक ट्रायंगल बना दो बस, ये बन गया प्रिज्म। प्रिज्म दो तरीके, मतलब तरीके तो बहुत हो सकते हैं प्रिज्म बनाने के, कि इसका बेस कैसा हो ट्रायंगुलर, इसका बेस कैसा हो रेक्टेंगुलर, है ना। एंगल तो यही रहेगा ना। तो अब इसमें कुछ कुछ चीजें डिफाइन होती है, जैसे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बनते टाइम डिफाइन हो जाता है, जब प्रिज्म बन रहा होता है तब ये डिसाइड हो जाता है कितना बनेगा, ठीक है, बनाते टाइम ही। अच्छा अब हम एक इंसिडेंट रे भेजेंगे, ये भेजी इंसिडेंट रे, मान लो इस एंगल पे भेज दी, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे मान लो नॉर्मल भी बना लेते हैं, ये नॉर्मल हो गई। नॉर्मल कितना एंगल बनाती है बाउंड्री से? 90 डिग्री, ठीक है। फिर एक और रे बनेगी जो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक और नॉर्मल बनेगी, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मान के चलो इसका मीडियम 1 है, इसका मीडियम म्यू है, और इसका मीडियम फिर से 1 है, बाहर एयर है अंदर मीडियम म्यू है, ठीक है। तो पहले 1 से म्यू में आई, फिर म्यू से 1 में गई। यहाँ पे तुम्हें ये तो बताया ना ये रे ऐसे क्यों बनी, क्योंकि इस रे को एक्चुअल में कहाँ जाना था, एक्चुअल में इस रे को यहाँ जाना था। समझ आया? इस रे को एक्चुअल में यहाँ जाना था, इससे ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, दिखाई दिया? तो मुझे बताओ जब ये म्यू से 1 में जाएगी टुवर्ड्स या अवे, इसको जाना सीधा था, तो यहाँ सीधा ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया तुम्हारा किसका? प्रिज्म का। अब इसमें 3 रे है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इमर्जेंट। इमर्जेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये इंसिडेंट रे होगी। सारी रे क्लियर हुई? यहाँ तक कोई परेशानी? मुझे बताओ इस रे को सीधा जाना था, कितना मुड़ गई है वो कैसे पता लगाएंगे? कितना मुड़ गई, यही तो लाइन फाइनली यहाँ घूमी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, और जो ये वाला एंगल बनेगा वही क्या होगा? समझ आया? क्या मैंने तुम्हें डिविएशन बताया था जब मैं तुम्हें लेटरल शिफ्ट के बारे में बातें कर रहा था, याद है? तो लेटरल शिफ्ट में क्या होता है, डिस्पर्शन होता है क्या? तो डिस्पर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्पर्शन तभी पॉसिबल है जब जब डिविएशन आए, जब तक डिविएशन नहीं है तब तक डिस्पर्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो कलर नहीं दिया था हमारी क्लासेस लैब में, है ना। लेकिन क्या यहाँ पे ये डेल्टा आ चुका है, डेल्टा मतलब डिविएशन आ चुकी है। तो अगर डिविएशन आ गई है इसका मतलब अब कलर भी आ जाएंगे। कलर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो एक बार प्रिज्म पढ़ लेते हैं, इसमें चलता क्या है, ज्योमेट्री क्या है इसकी, है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं प्रिज्म की। अच्छा ये डायग्राम समझ में आया काम कैसे कर रहा है? इस डायग्राम में कुछ कुछ बातें फिक्स्ड है और कुछ कुछ बातें बदलेंगी, तो जो फिक्स है पहले वो पढ़ के उनके बेसिस पे बातें बदलते रहेंगे, और ऐसे प्रिज्म खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सुनना ध्यान से कैसे कैसे। सबसे पहले जो बातें कभी नहीं बदलेगी वो पढ़ते हैं।
पहली बात जो कभी नहीं बदलेगी, ये एंगल ए है, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करो, यहां एक्सटेंड करो, ये एंगल कितना, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से बाउंड्री के बीच का है। ये वाला एंगल कितना, क्यों, क्योंकि बाउंड्री और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो ये तो दोनों 90 हो गए। ये दोनों, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटर, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल, 4 कोने अगर उसके पास है तो समेशन ऑफ ऑल द एंगल कितना होगा, ये दोनों का समेशन कितना हो गया, बचा कितना, 180। तो इन दोनों का मिला के भी कितना होना चाहिए। तो इस एंगल को क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, पाई माइनस 180 माइनस ए, मतलब पाई माइनस ए। कोई परेशानी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है। ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, जो इस वाली बाउंड्री के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, और ये फाइनली एंगल ऑफ इमर्जेंट। सारे एंगल किससे नपते हैं, नॉर्मल से। एरो लगा देता हूं ताकि क्लियर रहे, सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से नपते हैं। क्लियर हुआ, ज्यादा कोई परेशानी। तो अब मुझे इन्हीं के बीच में खेल देखना है क्या क्या चलेगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ, इन इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको छोटे में निपटाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा, बातें समझेंगे, इसमें समझने वाली बहुत चीजें हैं। ये वाला छोटा सा ट्रायंगल देखो, इसमें तीनों एंगल का समेशन कितना आएगा, 180। जोड़ते हैं, इक्वल टू में राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, पाई। इमेजिन हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस पाई माइनस है। पाई से पाई कट गया, उधर 0 आ गया, तो R1 प्लस R2 बराबर A। ये बात सिर्फ इस प्रिज्म के लिए है, हर प्रिज्म के लिए होगी, ये बात हमेशा सही होगी, हर प्रिज्म के लिए होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा ही ज्योमेट्री, कोई सा भी प्रिज्म ले आओ, ये A बनेगा, ये R1 ये R2 बनेगा, और ये पाई माइनस A बनेगा हमेशा ही। और जब जब ये बनेगा तब तब R1 प्लस R2 A के बराबर होंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डिविएशन है किसके बराबर होगी, तो ऐसे इमेजिन करो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, इसमें एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एक्सटर्नल एंगल बचा। एक्सटीरियर एंगल इज समेशन ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब ये वाला एंगल आई, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, आई। तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई माइनस R1, तो ये हो गया आई माइनस R1। और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये कितना, E माइनस। ये बात समझ में आती है। तो मुझे बताओ जाई किसके बराबर आ गया, बोलो, आई माइनस R1 प्लस E माइनस R2। आई प्लस ई लिख लू, और जो माइनस R1 प्लस R2 अंदर बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और R1 प्लस R2 क्या है, ए। मुझे बताओ, ये जो तो डब्बों में चीजें लिखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रिज्म के लिए है, या हमेशा सच होंगी, हर प्रिज्म के लिए होंगी, हर प्रिज्म, हर एटमॉस्फेयर जिसकी बाउंड्री पैरेलल नहीं है। तो ये दो बातें हमेशा ट्रू होंगी, ऑलवेज। सिर्फ यही दो बातें कभी नहीं बदलेगी, बाकी सब कुछ बदल सकता है। ये बातें समझ में आई है, दो बातें हमेशा सच होंगी, ये वाली और ये वाली, पहली और दूसरी, ठीक है। अब मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एंगल आई है ना, और इस प्रिज्म का कितना एंगल मैं काट रहा हूं, कितना तराश रहा हूं एंगल, वो मेरे हाथ में है। तो मेरे हाथ में सिर्फ आई और ए है। ए तो फिक्स है, उससे तो कुछ बदलेगा नहीं, है ना, फिक्स हो गया वो, तो कौन बदल सकता है, आई। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है इस पूरी पिक्चर में, आई। क्यों, क्योंकि बाकी सब प्रिज्म के अंदर की कहानी है, प्रिज्म के अंदर तो नहीं घुस सकते हम। तो मेरे हाथ में सिर्फ क्या है, आई। बाकी सब प्रिज्म खुद करेगा, क्योंकि बाकी सब अंदर की बातें हैं। तो मुझे जो डिविएशन है, ये किसका फंक्शन चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि पूरे प्रिज्म में इस तरीके से ही क्यों पढ़ रहे हैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है, मुझे एंगल ऑफ डिविएशन फंक्शन ऑफ आई चाहिए डायरेक्टली। अगर मुझे ऐसा पता लग जाए, ऐसा कोई फंक्शन पता लग जाए कि आई देख के मैं डेल्टा बता दूं, तो मुझे पता लग जाएगा ये प्रिज्म लाइट को कितना डिविएट कर देता है। मजा नहीं आ जाएगा कोई मुझे आई बताए और मैं डेल्टा बता दूं, मुझे बीच की कहानी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो ये बाहर है या ये अंदर, सॉरी ये बाहर है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बाहर है, मुझे इन दोनों के बीच का खेल चाहिए, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ जाई रिलेट करके देगा, जाई कह रहा हूँ सॉरी, ये डेल्टा रिलेट करके देगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करें हम, इसको इससे रिलेट करने के लिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये तो बताया ना मुझे ऐसा ही क्यों चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट यही क्यों है, ये भी क्लियर है ना। तो देखो और बातें करेंगे इस पे, लिखना शुरू करते हैं इक्वेशन। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर का म्यू, तो मुझे बताओ 1 इंटू साइन आई क्या बराबर होगा म्यू इंटू साइन R1, फिर म्यू इंटू साइन R2 क्या बराबर होगा 1 इंटू साइन ई। कोई दिक्कत, अच्छा, और मेरा ए R1 और R2 का फंक्शन है, R1 और R2 का फंक्शन है। अब सुनना ध्यान से, आई किसका फंक्शन, R1 का,
R1 किसका फंक्शन, ए का, ई किसका फंक्शन, R2 का, R2 किसका फंक्शन, ए का। क्या मैं इस डेल्टा को बिना ई और ए लिए डायरेक्टली आई से रिलेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। समझना क्यों, ये मेरे पास तीन टुकड़े बने इक्वेशन के, तीन इक्वेशन बनी है ना, तो मैं डायरेक्टली इस आई को डेल्टा से क्यों रिलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ई और ए को इतना इजीली आई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर तुम इन इक्वेशन को सोल्व करने बैठोगे तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है सोल्व करने के लिए, क्वाइट डिफिकल्ट टू सोल्व। अगर यही सोल्व करने बैठेंगे तो प्रिज्म पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर एक अलजेब्रिक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक अलजेब्रिक, तीनों अलजेब्रिक होती तो भी सोचते, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक होती तो भी सोचते, समझ आया। और ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट हो नहीं रहे बाकी चीजें, तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा इसको सोल्व करना और बहुत लंबा भी पड़ेगा, तो हमने आगे की बात छोड़ी और ये पढ़ा, क्विट। तो हम अपना रास्ता चेंज करते हैं। रास्ता कैसे चेंज किया, हमने किया एक्सपेरिमेंट और ग्राफ प्लॉट किया उसका। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, प्रिज्म रखा, रे भेजी, जिस लाइन पे रे भेज रहे हैं वहां पिन लगा दी, सही है, जहां से रोशनी निकली वहां पिन लगा दी, क्योंकि पेपर पे प्रिज्म भी रखा हुआ है, प्रिज्म पे पिन लगाने का फायदा नहीं है, पेपर तक नहीं पहुंचेगी, तो मैंने कहा पिन लगाई, इंसिडेंट रे पे और इमर्जेंट रे पे, सही बात है, यहां तक कोई परेशानी। अच्छा, जहां ये दो पिन लगाई है उससे आगे स्ट्रेट लाइन खींच दी फुट्टे से, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कोई एक लाइन ज्वाइन करेगी, उसको एक्सटेंड करूंगा तो असलियत में रोशनी यहां जानी थी, हटा दिया प्रिज्म, लाइन बना दी पेपर पे। फिर यहां पिन लगी हुई है, तो यहां पिन यहां पिन यहां पिन है, इसको भी फुट्टा रख के पीछे खींचा, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उनके बीच का एंगल निकाला, ऐसा एक बार किया। फिर दूसरी रे भेजी, फिर पिन लगाई, ऐसे पिन लगा लगा के हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज, कितनी बहुत सारी वैल्यूज से ग्राफ का नेचर ऑब्जर्व किया, ग्राफ बनाया। बेसिकली यही करते हैं हम डेटा साइंटिस्ट में, यही होता है कि बहुत सारे डेटा लेते हैं और फिर उससे कुछ मीनिंगफुल ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, बहुत सारे इंसिडेंट एंगल पे, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे रेस भेजी, पिन लगा लगा के अलग अलग आई पे अलग अलग जाई निकाला, जाई कह रहा हूँ फिर से, डेल्टा निकाला, अलग अलग आई पे डेल्टा निकाला, तो मुझे ग्राफ मिला। वो ग्राफ कैसे मिला, वो ग्राफ ऐसे मिला, चला लो भाई, कहाँ ऐसे ही बहुत लेट हो गए। जो ग्राफ मिला वो ऐसे मिला। अब तुम इस ग्राफ का बिहेवियर देखो, ये क्या मिनिमम पॉइंट है इस ग्राफ का, मिनिमा, यहां मैं जाई प्लॉट कर रहा हूं, जाई क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे यार, पता नहीं क्या दिक्कत है, डेल्टा, ये डेल्टा इस पे वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और आई एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, ये वाली वैल्यू मिनिमम और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, मतलब ये है मैक्सिमम डिविएशन और ये है मिनिमम डिविएशन। इससे इधर ग्राफ लेस स्टीपर है, स्टीपनेस समझते हो ग्राफ की, यहां एकदम से चेंज हो रहा है ग्राफ, चेंज इन स्लोप ज्यादा है इधर, इधर चेंज इन स्लोप धीरे है, कम है, तो इधर ये ज्यादा स्टीपर है, लेस स्टीपर मोर स्टीपर, ठीक है। अच्छा, यहां किसकी वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं हम, आएगी। अब खेल शुरू होता है हमारा, ये ग्राफ अपने आप बना, हमने नहीं बनाया, ये ग्राफ अपने आप बना। तो हुआ क्या, जैसे मान लो मैंने इस वाले पॉइंट पे कोई आई की कोई वैल्यू रही होगी आई वन पे हमने इंसिडेंट रे डाली यहां से, तो यहां से ई1 पे इमरजेंट रे निकली, ई1 पे इमरजेंट रे निकली, ये तो पता है ना। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी क्या बोलती है कि अगर मैं ई पे रे डालता तो किस पे निकलती, ये तो रिवर्सिबिलिटी है। अब चाहे तुम इस वाले फेज से, मैं कह रहा हूं इधर से, इस साइड से, इस आई की वैल्यू अगर ई हो जाती तो इस ई की वैल्यू, इतनी तो बात समझ में आती है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें ग्राफ में एक बिहेवियर है, ये जो I1 I2 है ये तो अलग अलग है, लेकिन इन पे जाई की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू सेम है, तो मुझे फॉर टू वैल्यूज ऑफ आई सेम डेल्टा मिल रहा है ना। इस बात से अब मैं क्या रिड्यूस करने वाला हूं, मैंने तुम्हें दो बातें बताई। पहली बात क्या बताई, मान लो कि आई की दो वैल्यू के लिए
सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा। दूसरी बात क्या बताई कि अगर मैं इसको 30 पे भेजता कितने पे निकलती, मान लो 30 पे क्यों 60 पे निकलती, या मान लो 30 पे भेजा और 45 पे निकल गई। अगर 45 पे भेजता तो कितने पे निकलती, 30 पे। कैसे, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, समझ आता है। इसी को अगर इंसिडेंस मान लो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा, और अगर इसको इंसिडेंट मान लो तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे क्या पता लग रही है कि आई की दो वैल्यू के लिए एक ही डेल्टा आ रहा है। अब मैं तीसरी बात बोल रहा हूं, इन दो बातों को मिला के तीसरी बात बोल रहा हूं। ये तीसरी बात किन दो बातों को मिला के आएगी, पहली दो। हाँ हाँ, इसका मतलब इसमें से कोई एक आई तो सच का आई है और कोई एक आई इमर्जेंट है। जैसे मैंने 30 पे भेजी रे, तो मान लो 45 पे निकली, तो डेल्टा ये आया, डेल्टा मान लो आ गया 35। अब अगर मैं किसी रे को, सुनना ध्यान से, किसी रे को 45 पे भेजता तो कितने पे निकलती, 30 पे निकलती। डेल्टा तो आज भी 35 ही रहता, इसीलिए डेल्टा एक ही है दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई पे। इसका मतलब वो दो आई नहीं थे, उसमें से कोई एक आई है और कोई एक ई है। अच्छा, लेकिन इस वैल्यू पे क्या हुआ, ये क्या बदतमीजी, यहां पे तो रिपीट नहीं हुई वैल्यू, यहां पे एक आई पे एक ही डेल्टा आया, एक आई पे एक ही डेल्टा आया, तो इसमें क्या दिक्कत हुई, एंगल सेम होगा। इसका मतलब आई बराबर ई हो चुका है। रिवर्सिबिलिटी यहां भी लगी, रिवर्सिबिलिटी यहां भी लगी। मान लो मैंने 37 पे भेजी और 37 पे निकल गई, तो 37 पे इधर से भेज लेता, इधर से 37 पे निकल जाती, तो इसका मतलब आई बराबर आर हो चुका है। ये जो भी वैल्यू बोल रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल से है, रटनी नहीं है। तो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है, क्या इस पे आई बराबर ई मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यूज को क्या बोला गया, आई, और इधर वाली वैल्यूज को क्या बोला गया। ये बात समझ में आती है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये जो मेरा मिनिमम आया, डेल मिनिमम आया, ये कौन सी वैल्यू पे आया, डेल मिनिमम इफ आई बराबर ई। अगर मेरा आई ई के बराबर हो जाता है तो मेरा डिविएशन मिनिमम हो जाता है। तो मैंने किस चीज की कंडीशन पढ़ ली है ग्राफ से, मिनिमम डिविएशन। किस चीज की कंडीशन पढ़ी, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन पढ़ी। ग्राफ समझ आया तुम्हें, पक्की बात है। अच्छा, और ये लेस स्टीपर क्यों बना, मेरे पास इसकी कोई कहानी नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सपेरिमेंटली आया पिन डाल डाल के, है ना। अच्छा, लेकिन इस ग्राफ को पढ़ना आ गया मुझे कि इससे इधर इधर में क्या देख रहा हूं आई, उससे इधर वाली वैल्यूज क्या बनेगी ई, और क्यों बन रही है इसका रीजन है मेरे पास, वो मैंने तुम्हें अभी बताया। यहां तक बताओ सारी बातें क्लियर है। अब अगर मेरे डेल्टा मिनिमम पे आई बराबर ई हो जाता है, या फिर आई बराबर ई होने पे डेल्टा मिनिमम हो जाता है, तो हम इनके साथ भी खेल सकते हो। समझना कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेरा आई बराबर ई है, तो यहां रखो आई बराबर ई, तो क्या 2i माइनस ए बन गया, 2i माइनस ए बन गया। तो मुझे बताओ डेल्टा मिनिमम एक्चुअल में कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम विल बिकम 2i माइनस ए। इस वैल्यू को मैं आई नोट बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, आई नोट। तो ये क्या हो जाएगा, आई नोट। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरा आई और ई बराबर हो चुके हैं, तो R1 R2 भी तो बराबर होंगे। ऐसे मानो कि इस वैल्यू के लिए कोई तो R1 आता होगा, रिवर्सिबिलिटी लगाओ, इसके लिए कोई तो R2 आता होगा, और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, वरना यहां से देख लो आगे, ये तीनों इक्वेशन देखो, आई बराबर ई है, आई बराबर ई है, ये साइन आई म्यू साइन R1 के बराबर है, समझ आता है, और ये साइन आई साइन ई के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, म्यू से म्यू कट गया, साइन R1 साइन R2 तभी बराबर हो सकते हैं जब R1 बराबर, मैंने फीलिंग के साथ भी बता दिया, मैथमेटिकली भी बता दिया। तो इसका मतलब अगर मेरा ये हुआ तो एक और चीज हो जाएगी, वो क्या होगी, R1 बराबर R2। अगर R1 बराबर R2 है तो पहली इक्वेशन के पास दौड़ के जाओ, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू A, तो R बराबर A/2, R बराबर, सारी बातें क्लियर हुई, पक्का। अच्छा, अगर मुझे कहीं से आई नोट मिल जाए, कहीं से अगर आई नोट मिल जाए तो मजा आता है, तो आई नोट निकाल लेते हैं। आई नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन के पास चले जाओ, लिख लो इसकी 1 इंटू साइन आई नोट बराबर म्यू इंटू साइन A/2। समझ आया मैंने क्या किया, ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड है जब डिविएशन मिनिमम हो। क्यों, क्योंकि R1 बराबर R2 लिया है मैंने, और R की वैल्यू A/2 ली है, और ये आई नोट है। तो इस इक्वेशन से क्या आई नोट आ जाएगा, क्योंकि प्रिंस तो मैंने लिया है, तो मुझे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्या पता है, ए पता है। बात समझ में आती है, तो आई यहां से आ गया। अब मेरे से कुछ ही निकलवा लो, क्लियर हुआ।
या तो कोई परेशानी? अच्छा, तो यहां से ए तो फिक्स है, क्या डेल फंक्शन आ गया डायरेक्टली आई का, जो मैं यहां से नहीं कर पाया मैंने ग्राफ से कर लिया, तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट किससे पूरी हुई? पिन भर भर के, है ना? अच्छा, अब और चीजें देखो, यहां से मैंने आई नोट जुगाड़ लिया। अब जैसे मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, एसी करंट में मैंने तुम्हें कुछ चीजें पढ़ाई है, तो एसी में मुझे क्या क्या चाहिए? ईएमएफ दे दो, फेज दे दो, बाकी सब मैं तो बता दूंगा तुम्हें। प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चाहिए? यू दे दो, थीटा दे दो, बाकी सब मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना? यहां पे भी सुनना, यहां पे भी मुझे आई नोट दे दो, मुझे आई नोट दे दो और म्यू दे दो। ए तो निकला पड़ा है, ये तो होता ही है हमेशा मेरे पास, ये तो फिक्स है, वो तो हम नहीं बनाए। मुझे आई दे दो और म्यू दे दो, बाकी सब मैं बता दूंगा, बाकी सब मैं बता दूंगा तुम्हें। या फिर वो भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं अगर तुम मुझे म्यू और ए भी दे दोगे तो भी मैं सब बता दूंगा। जैसे वहां यू और थीटा रिक्वायर्ड है, जैसे वहां फेज और ईएमएफ रिक्वायर्ड है, ऐसे यहाँ पे ए और म्यू रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही मेरे पास ए और म्यू आता है, अब मैं पूरी जन्म कुंडली खोल के रख दूंगा, ये है प्रिज्म के साथ, R1 पकड़ लो, R2 पकड़ लो, ई पकड़ लो, कुछ भी डेल्टा चाहिए लो, सब आ जाएगा। सिर्फ मिनिमम के लिए बात हो रही है, ये सारी की सारी बातें किसके लिए हुई? मिनिमम के लिए हुई ये सारी बातें, ठीक है? जनरल केस नहीं है। इससे सिर्फ यहां तक चीजें जनरलाइज थी, इसके आगे चीजें जनरलाइज्ड। इसके बाद जो भी पढ़ा है मैंने किसके लिए पढ़ा है? आई बराबर ई या ई बराबर आई, मतलब मिनिमम डिविएशन। क्लियर हुई है सारी बात? अच्छा, अगर वो मुझे मान लो ए दे दे और म्यू दे दे, या म्यू ही तो पूछना है, चलो ए देके म्यू पूछ ले, ए देके म्यू पूछ ले और मिनिमम डिविएशन दे दे, ऐसा भी तो कर सकता है ना सवाल में वो। सवाल क्या पूछ रहा हूँ मेरे से कि भाई साहब एक काम करो, डिविएशन पकड़ लो और प्रिज्म का एंगल ये रहा, तो मुझे तुम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता दो प्रिज्म का क्या रहा होगा। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील आई होगी अननोन मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जा सकता है। वही रहा, उसने मुझे क्या दे दिया, लेकिन ये मुझे मिनिमम चाहिए। अगर मिनिमम नहीं दोगे तो दिक्कत है। अगर मुझे डेल मिनिमम पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ, निकालते हैं। म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर होता है, म्यू बराबर, तो साइन आई की जगह क्या लिखूंगा? आई नोट, और आई नोट यहां से निकाल लो, कितना आ जाएगा आई नोट यहां से? डेल प्लस ए बाय 2, तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस ए बाय 2, ये हो गया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आर किसके बराबर होता है मिनिमम पे? ए बाय 2, तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन, आ गया डेल। डेल कह रहा हूं, उसने मिनिमम दिया था डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया, खत्म बात। क्लियर है ये सारी बातें? या तो कोई परेशानी? एक बार इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, फिर और आगे बढ़ेंगे प्रिज्म में। क्या? हाँ, ये तीन बातें ऊपर वाली हैं, ये भी हमेशा ट्रू होंगी, ये जनरलाइज्ड है, ये क्या है? जनरलाइज्ड। साइन आई को वो तो बहुत छोटे एंगल के लिए, वो भी तो कंडीशनल हो जाएगी स्टेटमेंट, वो भी कहाँ ट्रू होगी, पढ़ाऊंगा वो भी, बट वो जनरलाइज नहीं रहेगी, वो भी एक कंडीशन लग के आएंगी चीजें, है ना? अगर मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है तो मुझे आई और आर ये छोटे लेने पड़ेंगे, वो अगेन अपने आप पे एक कंडीशन होगी, और वो सिर्फ तभी ट्रू होगी जब आई और ई बहुत छोटे हो जाएंगे, है ना? पढ़ो एक बार, ये सारी बातें हट जाता हूँ मैं। पढ़ लिया? सारी बातें क्लियर हो गई? बढ़े आगे? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है अब हमें, है ना? अब मेरा अगला सवाल पता है क्या है? ये ग्राफ की आई की वैल्यू जीरो से शुरू नहीं हुई, आई तो जीरो हो सकता है, नॉर्मल के लोग भेज दो, बट मैंने ग्राफ वहां से शुरू नहीं किया, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या हो सकता है? अगला सवाल ये है तुम्हारा। डेल मिनिमम के बारे में हमने सबने पढ़ लिया और सब पढ़ लिया,
एक छोटी सी बात और बताओ, आई की रेंज क्या होगी? आई तो कुछ भी हो सकता है, कहां से कहां, 0 टू π/2 कुछ भी हो सकता है। आई कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू π/2। इतनी बात समझ में आती है? जब आई साला कुछ भी हो सकता है 0 से π/2, तो ये वाली वैल्यूज कहां घास चराने भेज दी हमने? डिविएशन, डिविएशन जीरो थोड़ी ना, डिविएशन इनफाइनाइट हो जाएगी आई बराबर 0 पे। अब डिविएशन 0 तो हो ही नहीं सकती, मिनिमम तो यहाँ है। ग्राफ देखना, ये है मिनिमम वैल्यू, और अगर मैं ये कर दूं डिविएशन इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन आई तो हो सकता है 0, बट डिविएशन इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ग्राफ की वैल्यू इससे ऊपर कभी गई नहीं। ये कोई ग्राफ नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने बिहेवियर बनाया ना, एग्जैक्ट ग्राफ बनाया, कोई बिहेवियर नहीं है। ग्राफ कभी भी इस वैल्यू से ऊपर गया ही नहीं, इस साइड भी ग्राफ इस वैल्यू से ऊपर कभी भी गया ही नहीं। सब कुछ करके देख लिया पर इन वैल्यू से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब पक्की बात है, जाई इसके बाहर एग्जिस्ट, इस वैल्यू के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही इस वैल्यू के बाहर भी जाई एग्जिस्ट नहीं करता। जाई क्यों बोल रहा है फिर से, पता नहीं क्या आज दिमाग में कुछ है। हाँ, डेल्टा। तो रेंज ये है करंट की, 0 से है इंसिडेंट रे। हाँ, बहुत सारी चीजें चल रही है यार, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, खैर कोई नहीं। हाँ हाँ, क्या क्या कह रहा था मैं? मारो करंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक है, बट ग्राफ नहीं मिल रहा मुझे 0 पे, है ना? उसका रीजन पता करते हैं क्या हो सकता है। आओ फिर से एक प्रिज्म बनाते हैं π/2 पे, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। जानबूझ के अब मैं एक ऐसी रे भेज रहा हूं जो इस वाले सरफेस को ग्रेज कर रही है। ये रे डायग्राम, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री पे बन रही है। फील नहीं आ रही होगी बट ठीक है, मान लो 90 पे, है ना? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इनको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा? पाई माइनस ए, सही है। अच्छा, ये एंगल ए, और ये एंगल R1, ये एंगल R2, और ये वाला एंगल E π/2 है। E क्या है? π/2। मैंने आई को इस तरीके से बनाया, इस तरीके से भेजा कि ये जो इमरजेंट रे थी ये ग्रेज कर गई। कहां ग्रेज कर गई? प्रिज्म के इंटरफेस के लोग ग्रेज कर गई। ठीक है, करवा सकते हैं, देखते हैं ऐसा करवाया जा सकता है कि नहीं। अगर ये यहां गई है तो मुझे एक बात पक्की है कि R2 थीटा सी के बराबर रहा होगा। सही है। अच्छा, अगर R2 थीटा सी के बराबर है, इफ बनाते कैसे वो भी समझना, सुनो ध्यान से। R2 अगर थीटा सी के बराबर हुआ, पहले तो इस वाले एंगल को भी निकाल लो, ये एंगल A माइनस थीटा सी आएगा। समझाओ कैसे? इसको अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, या R1 ही मान लो, R1 प्लस पाई माइनस ए प्लस R2 हटा दूंगा, फिर उसके बाद ये पाई के बराबर है, पाई से पाई कट गया, मुझे क्या निकालना था? R1, तो किसके बराबर आ जाएगा? A माइनस R2 कितना है? समझ आ गया? A माइनस थीटा सी। तो अगर ये 90 डिग्री पे निकल गई तो पक्की बात है ये कौन सा एंगल रहा होगा? क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल है तो ये क्या रहा होगा? A माइनस थीटा सी। ये बात क्लियर? एक और चीज देखते हैं, अगर मैं इधर का आई घटाऊं, ये वाला आई घटाऊं, तो क्या R1 घटेगा? क्यों? क्योंकि इनका रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ऊपर वाला घटेगा तो नीचे वाला भी घटेगा, तभी रेशो मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब अगर R1 घट जाता है, ये तो फिक्स है, ये वाली वैल्यू क्या है? क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि ये फिक्स्ड है। पाई की वैल्यू बदली है क्या कभी दुनिया में? नहीं। और ये ए बदलेगा नहीं, रबड़ का नहीं है, कांच का है ना?
तो ये फिक्स्ड है, बदल कौन सकते हैं ये दोनों, समझ आया? इन दोनों का समेशन तो फिक्स्ड है ना, इन दोनों का समेशन फिक्स्ड है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर ये वाला एंगल घटा, मजबूरी है 180 समेशन देने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा। तो अगर R1 घटा इसका मतलब R2 बढ़ रहा है, बात क्लियर? और अगर R2 बढ़ा, बढ़ाते बढ़ाते मैंने R2 को क्या कर दिया, थीटा सी, मान लो नहीं था थीटा सी, करा है बाद में थीटा सी किया गया, क्या करके किया गया, R2 को तब तक बढ़ाया जब तक थीटा सी किसके बराबर नहीं हो गया, क्रिटिकल एंगल के लिए। अब मैं उल्टा चलता हूं, उल्टा कैसे चलेंगे कि अगर मुझे R2 को थीटा सी करना है, R2 को थीटा सी करना है तो बढ़ा के ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तुमने देखा e पाई बाय 2 नहीं था, e पाई बाय 2 से छोटा पढ़ रहे थे हम इससे पहले। तो अगर पाई बाय 2 से छोटा पढ़ रहे थे तो R2 हमेशा ही थीटा सी से छोटा था, तो R2 को बढ़ा के क्या किया गया, थीटा सी लाया गया। अगर R2 थीटा सी पे आ गया, ध्यान से देखो बड़ा है ना R2, a माइनस थीटा सी, तो थीटा सी तो बड़ी वैल्यू है ना, पहले a में से छोटी वैल्यू घट रही थी, अब बड़ी वैल्यू घट रही है a में से, तो R1 घटेगा, मतलब R1, और अगर R1 घटा बाय स्नेल्स लॉ I भी घटेगा, और I घटता घटता किसके बराबर हो गया, टिल I बिकम्स I नॉट। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं I तक क्यों पहुंचा, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, I, बाकी तो सब प्रिज्म के अंदर है, बाकी सब। तो यहां जाके मैं थीटा सी नहीं बना सकता, मुझे यहीं पे I ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि वहां जाके थीटा सी बने, बात समझ में आती है? तो अगर मेरा I नोट तो हम पहले यूज कर चुके हैं ना, I डैश यूज कर लो, क्योंकि I नोट मिनिमम के लिए आया था। अगर मेरा I डैश को अप्रोच कर गया, I डैश बन गया, तो एंगल कितना आ जाएगा? अब मैं एक और बात पूछता हूं तुमसे, अगर मेरा I डैश से भी छोटा हो गया तो बताओ क्या होगा? तो क्या मेरा R2 डायरेक्टली तुम्हें फील आ रही है थीटा सी से बड़ा हो जाएगा? बात समझ आई? और अगर मेरा R2 थीटा सी से बड़ा हो गया तो अब इमर्जेंट रे नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, अब रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब टोटल। इमर्जेंट रे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है ना, ये लास्ट रिफ्लेक्टिंग रे है, इसके बाद रे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, समझ आया? तो ये क्या है, लास्ट रे विच अंडरगोस, समझ आया? तो मुझे क्या करना है, R2 को थीटा सी से बड़ा करना है TAR करने के लिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I को I डैश से छोटा रखना पड़ेगा, I को I डैश से छोटा रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, पक्की बात? अच्छा मुझे बताओ मैक्सिमम डिविएशन का मतलब क्या हो सकता है? भाई मेरी जो इमर्जेंट रे थी वो अब से पहले इस इंटरफेस से दूर बन रही थी, तो जब जब वो दूर बनेगी तो डेल्टा छोटा बनेगा, और इस इंटरफेस से जितना दूर बनेगी उतना ही डेल्टा छोटा आएगा। ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? तब तक रिफ्रैक्शन बोला जाएगा, जब तक ई पाई बाय 2 है तब तक रिफ्रैक्शन बोला जाएगा, पाई बाय 2 के बाद अब रिफ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, और रिफ्लेक्शन में थोड़ी ना डिविएशन निकालनी है, मुझे रिफ्रैक्शन में डिविएशन निकालनी है। तो मुझे बताओ क्या अब अगर मैं आई को आई डैश कर दूं तो एक कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम डिविएशन की, या फिर ऐसा बोल लो ये भी तो मैक्सिमम डिविएशन की कंडीशन है। क्यों, क्या रीजन लगाया मैंने? अब समझ आ रहा है, जहां लंबी चौड़े पैराग्राफ बोलने पड़ते, मैं एक वर्ड में कहानी खत्म कर रहा हूं, रिवर्सिबिलिटी। समझ आई ये सारी बातें, पक्का? तो TIR कराने की कंडीशन क्या है, या तो आई को पाई बाय 2 रख दो, बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर मैं इसको एक आई डैश वैल्यू पे डाल रहा हूं तो यहां से 90 डिग्री पे निकला, अगर यहां से 90 डिग्री पे डाल देता तो वहां से आई डैश पे निकलता, तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू पे क्या आएगा, डेल्टा मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम डिविएशन कब मिलेगी, जब आई बराबर आई डैश हो जाए या फिर पाई बाय 2 हो जाए। बताओ कोई दिक्कत? पक्की बात है? मेरा आई पाई बाय 2 से तो बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। आई की वैल्यू अगर आई डैश से छोटी हो गई, आई की वैल्यू अगर आई डैश से छोटी हो गई तो रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगी। ये क्या देगा? तो रिफ्रैक्शन एंगल कहां से कहां तक आया? क्या रिफ्रैक्शन मेरा आई डैश से बड़ा होना चाहिए और पाई बाय 2 के बराबर या छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी आ गई? रिफ्रैक्शन की। क्योंकि अगर इससे छोटा कर दिया मैंने, आई डैश से छोटा कर दिया आई, तो अब रिफ्रैक्शन की बजाय क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
बात समझ में आई? और उसके लिए तो हमने ये ग्राफ बनाया ही नहीं, ये ग्राफ तो हमने पिन डाल डाल के बनाया। जब रे ही यहां मुड़ गई, कहां पिन डालोगे? बात समझ में आती है? सारे लॉजिक क्लियर? अब समझ में आ रहा है यहाँ ये गैप क्यों छूटा? क्योंकि आई मेरा कभी भी इस वैल्यू से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो वाली वैल्यू जहां पे डेविएशन मैक्सिमम आ चुकी है। अगर आई मैंने इससे भी छोटा करा, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आई डैश। तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 2। और इससे बाहर ग्राफ नहीं होगा, ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? बात समझ में आई? इससे तो बाहर में जा ही नहीं सकता, रिफ्लेक्शन ही नहीं मानी जाएगी। और अगर इससे अंदर गया, इससे कम वैल्यू पे गया, तो अब वो रिफ्लेक्शन मानी जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्या मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि ये वाला गैप क्यों छूटा? तो हमने ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि ग्राफ में मेरे जाई मैक्सिमम की वैल्यू यहां क्यों नहीं आई, क्योंकि इससे कम वैल्यू पे रिफ्लेक्शन आ रहा है रिफ्रैक्शन की बजाय। क्लियर है तुम्हारे सामने सब कुछ है? ये बात समझ आई? पक्का? तो प्रिज्म सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं करता, वो रिफ्लेक्शन भी कर देता है। ठीक है? तो प्रिज्म में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये रेंज आई की थी, क्या ये रेंज गलत थी इसका मतलब? नहीं, भेज तो मैं किसी भी एंगल पे सकता हूं। आई की आज भी यही रेंज है, बट इसमें से शुरुआत की कुछ वैल्यूज पे वो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। फिर बाद वाली सभी वैल्यूज पे वो रिफ्रैक्शन करेगा। तो रिफ्रैक्टिंग रेंज क्या बनी आएगी? ये क्लियर है? या तो कोई परेशानी? तो जो हमने बातें पढ़ी हैं, ये वाली जो सारी बातें पढ़ी हैं, जो जनरल है, जो हमेशा सच है, वो भी हमेशा किन वैल्यूज के सच है आएगी? इन वैल्यूज के लिए। तो मैंने जाई मिनिमम पढ़ा दिया और जाई मैक्सिमम पढ़ा दिया, दोनों चीजें पढ़ ली हमने, जाई मिनिमम भी पढ़ लिया और जाई मैक्सिमम भी पढ़ लिया। ठीक है? एक बार और कराओ इधर ग्राफ में। मान लो इस आई की वैल्यू मैंने यहां से यहां चेंज कर ली, क्या मैं I1 से I2 पे आ गया, इसको बोलेंगे डेल्टा आई। क्या बोलेंगे? डेल्टा आई। तो मैंने इसको इधर सरकाया आई को, समझ गए? जब मैंने आई को इधर सरकाया, तो मुझे बताओ ई कहां से कहां सरकेगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जब तुम I1 को ई को अप्रोच, I1 को I नोट को अप्रोच करवा रहे हो, I1 को, तो ई का भी धर्म बनता है वो भी किसको अप्रोच करे? तभी तो किसी एक वैल्यू पे वो दोनों बराबर होंगे, तभी तो मिनिमम डिविएशन आ पाएगी। अगर तुमने दोनों ही उस साइड भगा दिए तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी थी, और ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, ग्राफ नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर मैं यहां E1 से E2 आ जाऊं, तो इसके कोरस्पोंडिंग मुझे डेल्टा ई की डायरेक्शन इधर मिलेगी। तो आई तो चलेगा ऐसे, और इधर से ई चलेगा ऐसे, और एक टाइम पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे और उस पर मिनिमम डिविएशन मिल जाएगी। और एक्सट्रीम पॉइंट पे मुझे क्या मिल रही है? मैक्सिमम डिविएशन। ये ग्राफ क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब इसमें एक और खास बात है, ये जो मेरा डेल्टा आई है, ये हमेशा ही छोटा होगा डेल्टा ई से। चेंज इन आई इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन ई मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्राफ लंबा है, लेस स्टीपर है, ये वाला ग्राफ मोर स्टीपर है। इसमें हल्के से चेंज आने की बेसिस में ज्यादा चेंज आएगा। समझ आया? या तो कोई परेशानी? जैसे ऐसा कोई ग्राफ लिया मैंने, यहां पे इसको 1 से लेके 2 तक चलना पड़ा, तो ये वाई में मान लो 5 से 8 चला गया। इस वाले पॉइंट से जब तुम राइट हैंड साइड पे आओगे, तो मुझे 5 से 8 जाने पे, मान लो ये वाली वैल्यू 7 है, तो क्या 7 से 8 ही जाना पड़ेगा? नहीं, क्या पता यहाँ पे 10 जाना पड़ जाए। ये बिहेवियर है ग्राफ का। क्योंकि यहां पे लाइन का स्लोप कम है, तो उसे ज्यादा एक्स के पॉइंट्स लगेंगे वाई में सेम ट्रेवल करने के लिए। यहां पे वाई में सेम दूरी ट्रेवल करने के लिए इसके एक्स के कम पॉइंट लगेंगे, क्योंकि ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। बात समझ में आती है? पक्का? अब मैं दोबारा बोलता हूं यही वाली बात, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आई हमेशा छोटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ई। रीजन, उधर का ग्राफ लेस स्टीपर है। ठीक है? अरे मैंने उल्टे लिख रखे हैं आज तो, भैया कुछ ज्यादा कलेश हो गया दिमाग में। अंदर ही अंदर देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, सोचना पड़ेगा।
ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये तेजी से गिरा और ये धीरे धीरे चढ़ा, है ना। याद बताओ, सारी बातें क्लियर है? पक्का? ये भी बात क्लियर हुई? पक्का? ठीक है, अब एक और चीज पढ़ते हैं इसमें। अगर मैं प्रिज्म को, अभी मेरा प्रिज्म कैसा था, स्केलन, तीनों एंगल अलग अलग थे, अलग अलग थे। स्केलन ट्रायंगल पढ़ा है, तो स्केलन ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसमें तीनों एंगल अलग अलग। फिर आइसोस्केलन, दो बराबर, जिसे तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हो, है ना। फिर तीसरा इक्विलेटरल, जिसमें तीनों बराबर होते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सबसे इजी वाला केस करोगे ना, तुम्हें कौन सा रिसर्च करनी है उधर कि हर टाइप का प्रिज्म लाओ, है ना, वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने प्रिज्म आइसोस्केलन लिया, है ना, तो इसका मतलब दो एंगल बराबर होंगे। ये जो बेस में नीचे वाले एंगल है ये बराबर होंगे। अगर ये थीटो तो जे भी, ये ए, तो निकाल ही लेते हैं। बताओ, तीनों का समेशन पाए, तीनों का समेशन पाए, तो 2 थीटा प्लस ए बराबर पाए, तो थीटा बराबर पाई माइनस ए बाई 2। तो ये वाला भी एंगल कितना आ गया, पाई माइनस ए बाई 2। ठीक है, परेशानी? ठीक है, ये एंगल है, ये पाई माइनस ए बाई 2, पाई माइनस ए बाई 2। अब फिर से रे फेंकते हैं। सुंदर सुंदर डायग्राम बना लिया काफी, है ना। अब फटाफट निपटाते चीजों को। ऐसे कोई भी रे निकल गई, ये एंगल आई, ठीक है। प्रिज्म मैंने आइसोस्केलन लिया है, और क्योंकि चीजें निकालनी है मुझे, तो मुझे डेल्टा मिनिमम ही लेना पड़ेगा, तभी चीजें निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ी चीजें निकालना किसके लिए सीखा है, मिनिमम के लिए। तो डेल्टा मिनिमम लिया मैंने। डेल्टा मिनिमम पे क्या क्या चीजें सच होती है, R1 बराबर R2, ये किसके बराबर होगा, a बाई 2, ये भी किसके बराबर होगा। ये मुझे तुरंत कैसे पता लगा, क्योंकि डेल मिनिमम आ गया, है ना, और ये तो पाई माइनस ए था। इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है, ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा कोई? हाँ, क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल 90 है, नॉर्मल है ना। इतना a बाई 2 हो चुका है, तो ये क्या लिखा जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो ये तो पाई माइनस ए बाई 2 आ गया। अच्छा, ये भी तो a बाई 2 है, और ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, सेम। और ये वाला एंगल भी कितना आएगा, सेम। ये वाला एंगल कितना था, सेम। ये वाला एंगल कितना था, इसका मतलब ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये दोनों रे पैरेलल थी। ठीक है, तो ये वाली रे रे becomes parallel to base of prism if prism is and delta is minimum। उल्टा भी तो बोला जा सकता है। उल्टा कैसे बोला जा सकता है, अगर रे पैरेलल निकल गई, if रे becomes parallel to base, तो इसका मतलब क्या है, उल्टा भी तो सच होगा कि प्रिज्म जो लिया गया था वो कैसा था, और जो डेल्टा निकाला गया था वो कैसा था। सिर्फ ये बात पता लगने से क्या, मुझे दो बातें और पता लग रही है फ्री में, हो गया ये भी प्रूफ। तो ये कहानी किसकी, आइसोस्केलन प्रिज्म की। यहां पे टीआईआर करवाया ना, और मुझे ऐसा पता था कि अगर मैंने इस आई की वैल्यू को आई डैश से भी कम कर दिया तो पक्का टीआईआर ही होगा। अब रिफ्लेक्शन ही होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये बात दिमाग में बैठ चुकी है। क्यों ना कोई ऐसा प्रिज्म बनाया जाए जो रिफ्लेक्ट ही ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता हो, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता हो, है ना। बनाए? ठीक है, हाइपोथेटिकल है बोल दो, इसको बोलते हैं हाँ नॉन इमर्जेंट प्रिज्म। वैसे बनता है असलियत में भी, एग्जांपल दूंगा इसकी, बट ऐसा ऑन पेपर बनाना थोड़ा हाइपोथेटिकल है, रीजन है उसका भी, है ना। नॉन इमर्जेंट प्रिज्म की बात चल रही है, तो नॉन इमर्जेंट प्रिज्म कैसा दिखेगा बनाते हैं उसको भी। क्या? हाँ, ठीक है, अभी समझ के देखो एक बार। मान लो मैंने कोई ऐसा प्रिज्म बनाया जिसमें अगर मैं रे, ये नॉर्मल,
इंसिडेंट रे ही यहां भेज दी मैंने, तो आई कितना बना मेरा, रिफ्लेक्ट हुई और इधर भी ग्रेज कर गई। ठीक है, तो मुझे बताओ ई कितना बना, हाँ करवाऊंगा सर, मैं तो क्यों टेंशन ले रहा ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे समझते रहना। ये तो पक्की बात है फिक्स है पाई माइनस है, क्योंकि ये फिक्स है, ये R1 ये R2। यहां का रे का आना तभी पॉसिबल है जब मेरा R2 थीटा सी के बराबर हो जाए, वरना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने R2 किसके बराबर किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, इस मीडियम से कोई रे आई और वो 90 पे निकल गई, ग्रेस कर गई, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर रहा होगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझ आती है ये बात, पक्का, ठीक है। इन तीनों का समेशन किसके बराबर, पाई के बराबर, तीनों का समेशन, तो ए आ गया 2 थीटा सी। तो ऐसा प्रिज्म बनाया जा सकता है। अगर मैं प्रिज्म एंगल को 2 थीटा सी कर दूं, अगर प्रिज्म एंगल को 2 थीटा सी कर दिया जाए तो मेरा टी आई आर हो जाएगा, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे टी आई आर हो जाएगा, समझना आप। क्यों ना मैं रे को यहां से भेज लूं, तब तो टी आई आर नहीं होगा। अगर मैंने रे को यहां से भेजा तब तो टी आई आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक स्पेशल कंडीशन ली है, इस पे टी आई आर होगा। अब ये वाली कहानी दोबारा रिपीट करो, अगर मैंने आई को आई डैश से कम कर दिया तो पक्का टी आई आर होगा। यहां पे फील लेते हैं इसकी, ये थीटा सी है, अगर ये थीटा सी से बड़ा हो गया, अगर ये थीटा सी से बड़ा हो गया तो ये थीटा सी से छोटा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो आई भी तो कम होगा। अब उल्टा पढ़ो, अगर मैंने आई पाई बाय 2 से कम किया तो ये एंगल छोटा हो जाएगा और वो थीटा सी से बड़ा हो जाएगा, ऑलवेज टी आई आर। इस पे तो फिर भी बाहर निकल गई ग्रेज करके, तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैंने आई पाई बाय 2 से छोटा रख दिया तो गारंटी टी आई आर है। इस रे की भी दया इसलिए आ गई क्योंकि यहां पे पाई बाय 2 रख दिया था मैंने, क्योंकि आई को छोटा करने पे इधर टी आई आर होता है, आई की छोटी वैल्यूज पे टी आई आर मिला था मुझे, समझ आया। वहां पे भी आई को आई डैश से कम रखने पे टी आई आर था, ज्यादा पे नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल आई पाई बाय 2 लेने पे ही अगर क्रिटिकल एंगल बन गया, आई को पाई बाय 2 लेने पे ही क्रिटिकल एंगल बन गया, तो अगर पाई बाय 2 से छोटा ले लिया आई तो पक्का टी आई आर होगा। तो अब मुझे नॉन इमरजेंट प्रिज्म का केस बताओ क्या होगा, ये तो क्रिटिकल कंडीशन थी, क्रिटिकल प्रिज्म था ये तो। इसके लिए बताओ कंडीशन क्या होगी, ए को 2 थीटा सी से बड़ा कर दो। अब क्या पाई बाय 2 पे ही थीटा सी से बड़ा एंगल हो जाएगा R2। अगर मैंने इंसिडेंट रे को 90 डिग्री पे भी भेज दिया तो भी टी आई आर हो रहा होगा, और अगर पाई बाय 2 से कम पे भेजा तो टी आई आर हो ही रहा था। तो क्या ऐसा प्रिज्म कभी भी इमरजेंट रे प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये वाली रे भी नहीं आएगी। अब सिर्फ इकलौती रे थी इस प्रिज्म में, सिर्फ इकलौती रे थी तो बाहर आ सकती थी एज इमरजेंट रे, वो कौन सी थी, ये वाली। इसको भी अंदर ले आए, इसको भी क्या करके, ए को 2 थीटा सी से बड़ा करके इसको भी अंदर ले आए। तो क्या अब जो प्रिज्म बनेगा वो कभी भी कोई इमरजेंट रे नहीं देगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन इमरजेंट प्रिज्म। बचाओ बचाओ, हाँ हाँ, इस वाले सरफेस से टकराएगी, इससे बाहर आ जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नॉन इमरजेंट प्रिज्म कौन से वाले की, जब ये वाले दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख रहे हो हम, है ना। मतलब यहां क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट हुई और इमर्ज हुई, यहां पे आई रिफ्लेक्ट हुई फिर रिफ्लेक्ट हुई, हो गई ना रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन होती है हम बोल देंगे प्रिज्म नॉन इमरजेंट है। ठीक है, ये वाला करूँ आगे, और पीछे, समझो सारी बातें, समझो अच्छे से। अगेन बहुत कम समय में मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बता दी प्रिज्म के ऊपर ही, वरना जो मैंने पहली स्लाइड कराई थी ना, डेल मिनिमम, वही दुनिया खत्म हो जाती है प्रिज्म की। बट अगेन कह के सीबीएसई हम सीबीएसई नहीं पढ़ रहे हैं,
तैयारी कहीं और की चल रही है तो फिर उसी हिसाब से पढ़ेंगे। हो गया, चले आगे। जो ना है पूछ लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछ लो भाई। हम्म हम्म। अगर मैं एक टू थीटा सी से कम रखूं तो फिर मुझे यार थीटा सी पाई बाय टू पे नहीं मिलेगा, पाई बाय टू से छोटी वैल्यू पे मिलेगा। मतलब आर वन कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो जनरल था, जनरल वैल्यू थी वो उसकी, हमेशा ही इतनी होगी, हमेशा ही वैल्यू उतनी होगी। जो पूछना चाह रहा है बेझिझक साफ शब्दों में पूछ बस, मुझे भी समझ आए पूछ के रहा। करा पक्का। तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा है सर ऐसा हो जाता तो करवा लो मेरे से, करवा दूंगा मैं वैसा। उसको बोलते हैं लर्निंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, पच नहीं रही है, तो कॉन्ट्रडिक्ट करो, और जब वो कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर हो जाएगी तो वो समझ में भी आ जाएगी। आ रहा है किसी के दिमाग में कुछ कि ये वाली चीज करवा के देखो। मान लो अगर दुनिया में स्मार्ट बोर्ड ना आए होते क्या होता तुम्हारा? जो 0 डिग्री पे भेजेंगे वो सीधा बाहर आएगी, और इमरजेंट होगी। वो क्यों इमरजेंट होगी? क्योंकि बीच में कहीं रिफ्लेक्शन नहीं आई। इंसिडेंट रे एग्जिस्ट कर रही है, हाँ। रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट कर रही है, हाँ। इमरजेंट रे एग्जिस्ट कर रही है, हाँ। इसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रही है, हाँ। डेल्टा कितना आएगा? कैसे? रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि इमरजेंट रे भी नॉर्मल के साथ निकलेगी। ठीक है, तो डिविएशन आएगी ही नहीं, और नॉर्मल में वैसे भी डिविएशन आती ही नहीं है, तो डेल्टा 0 हो जाएगा। और बताओ और क्या दिक्कत है? नॉर्मल भी एक रे होती है, याद है ना? तो अगर तुम नॉर्मल में डिविएशन निकालने बैठोगे तो डिविएशन अपने आप ही 0 आने वाली है, उसमें क्या टेंशन है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करवाना है, या अपने हिसाब से कोई डायग्राम बनवाना हो? क्लियर है सारी बातें? ये भी समझ आता है तुम्हें? ये जनरल केस है। इसी जनरल केस में मैंने एक्सट्रीम केस पकड़ लिया कि आई को आई डैश से छोटा करने पे टी आई आर मिल रहा था। मैंने कहा क्यों ना ऐसा प्रिज्म बनाया जाए जिसपे आई को तुम छोटा कर ही ना पाओ, हर आई पे टी आई आर मिल जाए। तो तभी पॉसिबल है जब आई की पहली वैल्यू जो पाई बाय 2 हो सकती थी उसी पे ही टी आई आर ना करवा दो। और उसकी कंडीशन क्या है? प्रिज्म एंगल ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना पड़ेगा। और अगेन हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो यहाँ चीजें हो रही होंगी वो मुझे बाहर से कंट्रोल करनी पड़ रही है, तो मुझे यहां से बाहर आना पड़ रहा है सीखते हुए। कोई परेशानी? पक्का? तो ये किसकी कंडीशन बनी? आलभेज। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जो कंडीशन थी टी आई आर की, ये कंडीशन टी आई आर की मैंने इस वाले सरफेस के लिए लिखी। अगर ये थीटा सी तो ये भी, क्योंकि अब थीटा सी पे भी क्या हो रहा है? या फिर ऐसे करो इसको कोई और एंगल ले लो, जैसे इसको R2 लिया था और मुझे पता है ये R2 किससे बड़ा है? थीटा सी से बड़ा है, तो ये भी क्या होगा? R2 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है, ये नॉर्मल है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया? टी आई आर करवा दिया। इधर क्या करवा दिया? टी आई आर। यहाँ पे भी तो नॉर्मल बनेगी, यहाँ पे भी तो एंगल बनेंगे, लेकिन अगर ये वाला एंगल भी मैंने थीटा सी से बड़ा रख दिया तो कॉन्सेप्ट में सक्सेसिवली लगा रहा हूँ, यही वाला कॉन्सेप्ट सक्सेसिवली लगा रहा हूँ। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे हूं ना मैं,
तो तुम ऐसे इमेजिन करो, रे यहां से आई होगी बैक ट्रेस करके इस वाले इंटरफेस से, तो अब प्रिज्म एंगल ये बनेगा। तो ये वाला एंगल भी अगर टू थीटा सी से बड़ा कर दूं, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल भी अगर टू थीटा सी से बड़ा कर दिया जाए, ये वाला एंगल भी अगर टू थीटा सी से बड़ा करे, अगर ये वाला एंगल टू थीटा सी से बड़ा है तो यहाँ टी आई यार, ये वाला एंगल अगर टू थीटा सी से बड़ा है तो यहाँ पे टी आई यार। समझ आया? क्या ये फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी? अब इसके लिए अगर ये भी थीटा सी से बड़ा कर दिया जाए, ट्वाइस ऑफ थीटा सी से बड़ा कर दिया जाए, तो यहाँ भी मतलब रोशनी कैद हो गई। इसी को बोलते हैं नकाशी। हाँ, हम इस तरीके से कांच, ग्लास, प्लास्टिक को चोप करते हैं, इस तरीके से कोने बनाते हैं, उनके हर कोना इतना एंगल लेके पैदा होता है। तो जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो जहां जहां से रिफ्लेक्शन होगी वहां वहां वो स्पार्कल करेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे वो डायमंड है। आया समझ? यही नकाशी है। चला? तो हमने एक ऐसा प्रिज्म बना लिया, ये एक ऐसा क्रिस्टल बना लिया जिसमें लाइट अंदर ट्रैप हो गई है और वो ग्लो कर रही है क्योंकि वो अंदर ट्रैप हो गई है। ठीक है? और प्रैक्टिकली तो पॉसिबल होता है, ये हमने देखी है ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्नामेंट होते हैं जो डायमंड नहीं होते बट लाइट इसी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे डायमंड करता हूं। आई बात समझ? तो फिर डायमंड इतना महंगा क्यों? जब जो प्रॉपर्टी डायमंड के पास है वही प्रॉपर्टी इसे दे दी मैंने, जो आदमी, जो काम ये आदमी कर रहा था वही काम ये वाला आदमी करने लग जाए, मैं किसी को भी हायर करूं, फर्क क्या पड़ रहा है? सैलरी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि उस काम के पैसे हैं, आदमी के थोड़े ना। कोई, अरे नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं किसी के यहाँ नौकरी करने गया, मेरी पगार 50,000 है, मैं नौकरी छोड़ दी, उस नौकरी की पगार ही कितनी है? 50। तो दूसरा बंदा ज्वाइन करेगा उसको भी कितने मिलेंगे? 50 ही मिलेंगे, अगर वो काम कर पा रहा है। तो पैसा काम का है, आदमी का नहीं है। समझ पाए? तो जब डायमंड और इसकी वर्किंग सेम कर ली मैंने, तो डायमंड महंगा क्यों है? रेयर है, बस कम पाया जाता है इसलिए, दैट्स इट। तो 50,000 की नौकरी करेगा। अगर कोई 1 करोड़ पैसा उठा रहा है तो वो आईटी नहीं तो होगा? फिर पैसा किसका है, आदमी का या उस काम का? क्योंकि वो काम वही आदमी कर सकता है जो आईडिया ना। अगर कोई ऐसा काम है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो पैसा किसका? अगेन काम का, आदमी का नहीं। अगर तुम ज्यादा काबिल आदमी ले आए, अगर तुम ज्यादा काबिल आदमी ले तो उससे काम भी तो उसी लेवल का निकलवाओगे, तभी तो पैसा ज्यादा दे रहे हो। पैसा किसका है? काम का। आदमी को तुम पैसों में तोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आदमी आदमी होने की परिभाषा समझ ले तो आदमी ही अमूल्य है, फिर तोल कहां पाओगे? आदमी तो तब तक तुलेगा ना जब तक वो अपनी वैल्यू खो रहा है, वरना वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है यार जान की। और जान की कीमत थोड़ी लगाई जाती है जान की यार। कोई कितना भी गरीब हो, किसी को अपनी अम्मा प्यारी है, वो तो उतनी प्यारी है ना, तो उसकी कोई कीमत थोड़ी ना होती है। ठीक है? तो अगर तुम समझ जाओ आदमी होने का मतलब क्या है, तो फिर कीमत नहीं है। तुम पैसा ही लेने इसलिए जाते हो क्योंकि तुम भूल चुके हो आदमी होने की कीमत क्या है। खैर फालतू की बातें हैं सब। यहाँ हो तुम क्या लाइट ट्रैप हो चुकी? अच्छा, ऐसे तुमने देखा है कभी कभी कि कोई पत्ते पे ऐसे मान लो कोई ओस की बूंद है, क्रिस्टल जैसी चमक रही है वो एकदम, होता है ना कई कोई बूंद ऐसे चमकती है जैसे हीरा पड़ा हो पत्ती पे। जो काम डायमंड कर रहा है उससे कई गुना बेहतर काम, कई गुना ज्यादा सुंदर ये ड्रॉप दिखेगी। इस ड्रॉप की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी हम कीमत तय करते हैं। इसीलिए जो आदमी सबको इग्नोर करता है उसकी कीमत ज्यादा होती है, जो सबको चेप होता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो हर किसी को अवेलेबल है। क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से क्या सीख रहा है, जो चीज रेयर है वो वैल्यूएबल है, बस यही है। बाकी फालतू का कॉन्सेप्ट है। डायमंड की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, किसी मतलब का ही नहीं है, क्या काम में आएगा? फिर और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से डायमंड को बोला जा सकता है चलो हाँ भाई ठीक है महंगा है, क्यों? क्योंकि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, टूटता नहीं है। जैसे किसी ने नकाशी करके बनाया, ऐसा कोई नगीना बनाया है ना, और इस नग का ये वाला कोना हल्का सा टूट गया, तो इसकी प्रॉपर्टी वहीं खत्म हो गई है, क्योंकि अब इसका कोना टूट गया है। वो डायमंड का टूटता नहीं है वो कोना, तो इसीलिए डायमंड की प्रॉपर्टी हमेशा वो सस्टेन रहेगी। क्यों सस्टेन रहती है? क्योंकि वो टूटता नहीं है।
इसको इस चीज की परेशानी है, डायमंड नहीं देखा है, नहीं कुछ मिस नहीं किया तूने। डायमंड देखो कितना है, याद नहीं आ रहा, बस देखा तो हो गई मैंने। तो दूसरा एक और प्रॉपर्टी होती है डायमंड की, डायमंड की थीटा सी की रेंज बहुत ज्यादा होती है। वो हर एंगल पे पड़ने वाली रे को ट्रैप कर लेता है, ये भी एक प्रॉपर्टी, और वो इजीली लूज नहीं करता अपनी ये वाली प्रॉपर्टी, तो अपनी ये वाली प्रॉपर्टी इजीली लूज भी नहीं करता, ठीक है। वरना ऑब्वियसली डायमंड से ज्यादा सुंदर एक ड्रॉप लगती है पत्ती पे पड़ी जो रिफ्लेक्ट करती है, वो ऐसा लगता है कोई मणि रखी हुई हो, ऑब्वियसली ज्यादा अपीलिंग लगती है। बट फिर भी उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो हम भी डाल सकते हैं, है ना, वो तो ये यार हम कुल्ला कर ले, तो इस बात से वैल्यू गिर जाती है उसकी। यहाँ तक बताओ सारी बातें समझ में आई है तुम्हें, पक्का? ठीक है। अब इसने कहा था कि अगर मुझे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हटानी हो, ये ट्रिग्नोमेट्री हटानी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल छोटे करने पड़ेंगे। तो अब मैं इस ए को बहुत छोटा करने वाला हूं, अगेन ये भी हाइपोथेटिकल चीज है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है हमारी, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई इंटेंशन होती है ना, तो ए को छोटा करने की इंटेंशन क्या है। यहाँ पे डिविएशन दिख रही है तुम्हें, डिविएशन जीरो तो नहीं है, आ रही है, डिविएशन आ रही है, डिविएशन आएगी तो डिस्पर्शन आएगा, डिस्पर्शन आएगा तो कलर आएंगे। तो मुझे बताओ डिस्पर्शन किसका फंक्शन होगा, डिस्पर्शन इज फंक्शन ऑफ डिविएशन, समझ। और खुद डिविएशन किसका फंक्शन है, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो अगर मुझे डिस्पर्शन पढ़नी पड़ गई, हम तो खत्म हो लेंगे, समझ आया। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसे तो हम कलर पढ़ नहीं सकते। तो हम ए को बहुत छोटा करेंगे, और ए को छोटा करके हमें क्या मिलेगा वो भी समझना। अगर मैंने ए को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, अब सारा का सारा काम इसके हिसाब से चलेगा। ए अगर छोटा, तो मुझे बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा। डेल्टा किसके बराबर होता है बताना, आई, हाँ ई प्लस आई है, आई प्लस ई माइनस ए, समझे, कोई परेशानी। अच्छा अगर ए तुमने बहुत छोटा किया है, इसकी तो एक रेंज होती है ना डेल्टा की, कुछ मिनिमम से कुछ मैक्सिमम तक की। तो मुझे बताओ इस डेल्टा की रेंज, इस डेल्टा की रेंज तभी तो प्रैक्टिकल आएगी जब ये दोनों भी छोटे होंगे बहुत, समझ आया, कोई परेशानी। अच्छा और भी चीजें होती है, जैसे R1 + R2 किसके बराबर है, ए। ए तुमने बहुत स्मॉल कर रखा है, वेरी स्मॉल, ये इतनी छोटी वैल्यू दो चीजों के जोड़ के बराबर आ रही है, तो इंडिविजुअली तो बहुत छोटे होंगे। R1 और R2 भी कैसे, स्मॉल, समझे। अच्छा अगर R1 बहुत छोटा हो गया, R1 बहुत छोटा हो गया, तो पक्की बात है I भी बहुत छोटा होगा। अगर R2 बहुत छोटा है तो इसका मतलब है पक्की बात है E भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि इनका रेशो कांस्टेंट रहता है, इनके साइन का रेशो कांस्टेंट रहता है। वो तभी मेंटेन होगा जब एक तरफ डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो न्यूमरेटर भी छोटा होगा। क्या मुझे यहां से एक चीज पता लग गई कि मेरा I R ये सब छोटे हो गए, किसके छोटे होने की वजह से। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 1 × sin I, तो मैं क्या लिख दूंगा, I बराबर किसके था, म्यू साइन R1, तो क्या लिख दूंगा, म्यू R1। फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी, म्यू साइन R2, क्या लिख दूंगा, म्यू R2 बराबर 1 × sin E, क्या लिख दूंगा, E। कोई परेशानी, पक्का। अगर मेरे पास ये चीजें आ चुकी है, तो इस वाली कंडीशन में रख दो, निकालना तो मुझे डिविएशन ही है। तो डिविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म, जो भी बातें बता रहा हूं वो सिर्फ किस वाले प्रिज्म के लिए ट्रू है, जिसका एंगल बहुत छोटा है। किसके बराबर आ जाएगा, आई की जगह क्या रख देंगे, म्यू R1, और ई की जगह क्या रख देंगे, म्यू R2। तो म्यू तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, R1 + R2, वो किसके बराबर होता है, ए के। तो क्या ये आ गया ए बाहर μ-1। ये सिर्फ और सिर्फ किस के लिए सच है ये वाली बात, अगर प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है। ऑल्दो जितने भी हम कलर देखते हैं वो सारे के सारे बड़े प्रिज्म, मतलब जिसका एंगल बड़ा होता है उस प्रिज्म से आते हैं, क्योंकि अगर ग्लास की स्लैब बहुत पतली है तो वैसी कलर नहीं दिखने वाले मुझे, एक मोटी ग्लास स्लैब से ही कलर दिखने शुरू होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, ये जो डेल्टा है इसको मैंने डायरेक्टली किसका फंक्शन बना दिया, समझे। आई है ही नहीं पूरी कहानी में। अब अगर मुझे कलर पढ़ने हो, अब मैं कलर इजीली पढ़ पाऊंगा,
समझ आया? नाउ स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम बिकम्स क्लियर हुई ये वाली बात? पक्का? तो मेरी इंटेंशन क्या थी ये करने की, ताकि मैं ये पढ़ पाऊं। अगर मैं वो ना करूं, ये पढ़ना एकदम दानव जैसा हो जाएगा, क्या पढ़ लिया ये। ठीक है, तो अब तक हमने कितनी बातें कर ली कंडीशन लगा लगा के। जनरल में अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की है, अगर तुमने ध्यान दिया हो। 3 इक्वेशन आई मेरे पास जनरल को मान के, और हाथ जोड़ लिया हमने, जनरल तो नहीं पढ़ेंगे। फिर कंडीशन क्या लगाई हमने? मिनिमम डिविएशन। फिर मिनिमम डिविएशन से हमने क्या क्या सीखा कि अगर डिविएशन मिनिमम हो जाती है तो आर बराबर a/2 और डेल्टा बिकम्स ट्वाइस ऑफ आई नॉट माइनस ए। और मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा? साइन डेल्टा एम प्लस ए, सॉरी डेल्टा एम प्लस हाँ a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये सारी बातें क्लियर है? ये सब किसके लिए था? डेल्टा मिनिमम हो, जब डेल्टा मिनिमम हो। ठीक है, उसी के सारे सारे हमने बहुत सारी इधर उधर की बातें सीखी। जैसे अगर मैं चेंज देखूं आई में, तो हमेशा ई में चेंज बड़ा आएगा आई से। ई की वैल्यूज हमेशा हमेशा कहां से कहां अप्रोच करेगी? राइट टू लेफ्ट। और आई की वैल्यू कहां से कहां अप्रोच करेगी? लेफ्ट टू राइट। आई की हर वैल्यू पे डेल्टा नहीं मिलता। किन वाली वैल्यूज पे डेल्टा नहीं मिलता? जिस पे आई की वैल्यू पे अंदर एंगल क्रिटिकल से बड़ा बन जाए R2, तो तब TIR हो रही होती है, इसलिए डेल्टा मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे नॉन रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म चाहिए, सॉरी हाँ नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब नॉन इमर्जेंट प्रिज्म चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर एंगल पे TIR करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एंगल किससे बड़ा होना चाहिए? 2θc से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने स्मॉल एंगल ले लिया प्रिज्म का। अब एंगल स्मॉल लेने से वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन में बदल जाएंगे। फिर ये वाली कहानी आ जाएगी, और इसके थ्रू मैं क्या पढ़ लूंगा? कलर पढ़ लूंगा, क्योंकि अब मेरा डिविएशन सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म एंगल का फंक्शन बन चुका। अब कलर भी पढ़ पाएंगे हम, अब पढ़ पाएंगे हम डिस्पर्जन। तो हर काम के पीछे एक इंटेंशन थी और वो हमने पढ़ ली, हर तरीके की चीजें पढ़ ली। अच्छा अब इसमें इस वाले टॉपिक से कुछ टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यही वाला टॉपिक ले लो, अगर मैंने इसको डेल्टा बोल दिया तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? आई। और मुझे पता है जो मेरा डेल्टा ई होता है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो हमेशा छोटा होगा डेल्टा ई से। अब जैसे सवाल कैसे पूछता है, वो सवाल ऐसे पूछ लेगा। उसने कहा आई आप ले लो दादा, ले लो तुम 45 या 55 या 57, 57 ले लो। ठीक है, इस आई पे ई बना मान लो 27। अगर मेरा फिलहाल आई 59 हो जाए, आई मेरा 59 हो जाए, तो मुझे बताओ मेरा ई की क्या वैल्यू होगी? क्या मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता पाऊंगा? नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, रेंज बता पाएंगे, है ना? तो वो रेंज कैसे है कि मुझे बताओ डेल्टा आई किसके बराबर? 2 के बराबर। अरे 2 ही तो बढ़ा है, पक्की बात है। तो मेरा डेल्टा ई किसके बराबर होगा? मोर देन 2। ये कहां से कहां जाता है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये 27 से इसकी तरफ जाएगा, आई नोट की तरफ जाएगा 27 से। समझ आया? पक्की बात? ठीक है। क्या? अरे ये वाली लाइन मान लेना, जहां जाई मिनिमम आता है वो तो आई नोट ही होता होगा ना। हाँ, लगने से मत देखो चीजें, समझने से देख लो। यहाँ ध्यान दे। हाँ, अच्छा ई 27 है, तो मुझे पता है ये यहां से यही आएगा। तो जब ये यहां से यहां अप्रोच करेगा तो ये घटेगी वैल्यू, और जब घटेगी तो 2 से ज्यादा फैक्टर से घटेगी। तो मेरा ई छोटा आएगा किससे? 25 से छोटा आएगा। इससे अलावा मैं कोई और कमेंट नहीं कर पाऊंगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 25 से छोटी वैल्यू सिर्फ एक ऑप्शन में होगी, और वही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो भी मैंने कराया ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा, ये पूरी कहानी गलत है। कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, कहानी गलत क्या है समझना। हमेशा छोटे वाली वैल्यू को आई लो, यहां पे बड़े वाली वैल्यू आई है। हाँ, रिवर्सिबिलिटी काम करता है, समझना। मुझे बताओ आई तो हमेशा यहां से अप्रोच करेगा, और यहां से ई अप्रोच करेगा। तो जो भी बड़ी वैल्यूज मिलेगी वो किसकी होंगी? जो छोटी वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी होंगी? तो अगर कभी भी ऐसा सवाल है, असलियत में ना वो तुम्हें बताएगा नहीं कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन नहीं है। वो पता, स्टैंडर्ड सवाल अब देता हूं तुम्हें। स्टैंडर्ड सवाल देगा, जैसे उसने कहा कि मेरे पास θ1, मुझे नहीं पता है कौन सा है, इंसिडेंट है इमरजेंट है, मुझे ही नहीं पता। उसने कहा कि θ1 है, θ1 मान लो तुम्हारा है जैसे 52 डिग्री। ठीक है,
थीटा 2 है 38 डिग्री, और थीटा 1 डैश उसने बोला कि इसी को मैंने बदल के कितना कर दिया, थीटा 1 को ही बदल के कितना कर दिया, मैंने कर दिया मान लो 55 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ थीटा 2 डैश क्या आएगा। असलियत में सवाल इस तरीके से पूछेगा। अब इसमें छोटी वैल्यू किसकी है, तो इसको आई मानेंगे, तो मैं बोलूंगा आई क्या है मेरा 38, फिलहाल फिलहाल आई क्या है 38। ई कितना है, से कितना हो गया, आगे बात समझ। अब ये जो डेल्टा आई बनेगा ये किससे छोटा होगा, 3 से छोटा ही होगा। तो इसमें चेंज क्या आ सकता है, आई की वैल्यू उधर सरकेगी या इधर सरकेगी, राइट या लेफ्ट, राइट सरकेगी, राइट में सरकने से तो बढ़ेगी, अरे आई है वो, तो आई नोट को अप्रोच करेगा ना वो। अरे ग्राफ नहीं देखना आता, मोतियाबिंद है क्या आंखों में, यहां से शुरू होगी आई, आई की तो वैल्यू बढ़ेगी ना, नहीं समझ आया। अगर मेरा सुन ध्यान से, ये 52 है ये 55 है, तो वैसे ही कह रहा था मेरे को है मोतियाबिंद, समझाता हूँ, ये 55 है ये 52 है, तो मेरी वैल्यू 55 से सॉरी 52 से 55 बढ़ी है, तो इधर मेरी आई की कोई वैल्यू रही होगी उससे घट के आएगी वैल्यू, समझ आया। तो इसलिए इसमें से 3 घटा दो कितना आएगा 35। मुझे पता है मेरा आई 3 से छोटा ही रहेगा, तो मेरी आई कभी भी 35 नहीं होगी, 35 से तो बड़ी ही रहेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड 38 से छोटी रहेगी, तो मेरी आई की रेंज आ गई 38 से 35। समझ आया। वही भी अगर मैं सवाल कुछ ऐसा ले लेता, थीटा 1 मैंने बोल दिया मान लो 23, थीटा 1 डैश मैंने बोल दिया मान लो 20, या 20 नहीं 19 कर लो, और इस थीटा 1 के लिए थीटा 2 आया मेरा मान लो 67, तो थीटा 2 डैश पूछ रहा है। अगेन इस बार आई किसको मानेंगे, इसको, तो इस बार जो चेंज आया वो डेल्टा आई का आया, डेल्टा आई कितना 4, क्या ये घटा है, तो ई बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये 4 था 4 से ज्यादा बढ़ेगा, तो मेरा डेल्टा ई 4 से ज्यादा आएगा, इसको 4 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, तो ई मेरा 71 से बड़ा होगा छोटा नहीं होगा। दोनों के आंसर काफी डिफरेंट है, तरीका भी डिफरेंट है, लॉजिक सेम है। क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे, पक्की बात है, हो जाएंगे। अगेन 4 ऑप्शन देगा, उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो 71 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर 71 से बड़ा होगा दोनों सही है, एग्जैक्ट तो मैं निकाल ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा वो कभी करेगा नहीं, 2 आंसर तो करेक्ट होंगे नहीं। क्या ऐसे सवाल कर पाओगे, और अगर ऐसे सवाल करने हो तो बता दो मैं करवा दूंगा, बहुत है इतने, हो जाएंगे अब, ठीक है। अब ये जो मेहनत की थी वो किसके लिए की थी, कलर पढ़ने के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे ना, वो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अब आती है स्पेक्ट्रम की बारी, डिस्पर्जन। अगेन एक प्रिज्म होगा हमारे पास जिसका एंगल छोटा होगा, स्मॉल एंगल प्रिज्म, देखा, यहां से एक इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, ये सीधी निकलनी थी, इसको ऐसे जाना था, लेकिन हुआ क्या, तेरे जैसे निकल गई। स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको रेनबो पसंद आता है। ऐसे कितने कलर होंगे, बहुत सारे होंगे, जिसको हमने मोटा मोटा 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो यहां से आई व्हाइट लाइट, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे कलर निकल गए, यहाँ पे निकले बहुत सारे कलर। इस व्हाइट लाइट के अंदर क्या था, विबग्योर, ये विबग्योर नहीं आ रहा, सारे के सारे कलर एक साथ आए एक ही लाइन में, यहाँ अलग अलग आ गए, यहाँ अलग अलग किसकी वजह से आए होंगे, डेल्टा की वजह से, किसकी वजह से, डेल्टा की वजह से। ये अगर मेरे पास डिस्पर्जन आया तो डिस्पर्जन किसकी वजह से आया, ड्यू टू, समझ आया,
इसी को डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये रिलेशन याद है तुम्हें? याद है? पता ही नहीं। कोशी, बस 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 ठीक है, सामने देख सामने देख सामने देख। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला भी रिलेशन जो अभी ताजा ताजा पढ़ा है, ये भी याद है? मुझे बताओ कि अगर मेरा म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरा लैम्डा घटेगा तो म्यू, तो मुझे पता है वायलेट का म्यू सबसे ज्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा। समझ आया? और मुझे पता है अगर म्यू बढ़ता है तो डेल्टा भी, तो डेल्टा वी सबसे ज्यादा वायलेट का होगा और सबसे कम डेल्टा रेड में सबसे कम डिविएशन आएगी और वायलेट में सबसे ज्यादा डिविएशन आएगी। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं ये एंगल बनाऊं तो ये किसका डिविएशन एंगल बना है, और अगर ये वाला एंगल बनाऊं तो ये किसका डिविएशन एंगल बना है? क्लियर हुई सारी बातें? तो मुझे कलर कहां मिल रहे हैं? आई बात समझ में? यही तुम्हारे स्पेक्ट्रम है। बात समझ में आती है? और डिस्पर्जन मुझे कहां मिला? सिर्फ इतने से इससे भी तो मिला डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ही क्या बना? डिस्पर्जन ही क्या बना? डिस्पर्जन ही डेल्टा चेंज इन डेल्टा, ऐसे बोल सकते हैं इसको, डेल डेल्टा, जो भी है मैं तो बोलूँ कुछ भी, सीख लो। पर ये इसके बराबर होगा। समझ आई ये बात? इसको मनी मन में पढ़ो कितना। ये बना तुम्हारा ए, क्योंकि स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? ए म्यू वी माइनस वन प्लस ए म्यू आर माइनस वन। जब ये खुलेंगे, जब ये ओपन करोगे, मल्टीप्लाई अंदर से करोगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए जो म्यू वी के साथ है वो बचेगा, और ए जो म्यू इसके डेल्टा आर के साथ है वो बचेगा। इस स्टेप से स्टेप में आने में 2 स्टेप खाए हो बस, चलेगा? कुरान, आर्यन, पक्का चलेगा? ठीक है। तो ये आ गया डिस्पर्जन। क्या डिस्पर्जन निकाल चुके हम? डिस्पर्जन जेड इक्वेशन 1। ठीक है। अब हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज किसका? इसी डिस्पर्जन का। तो इसी डिस्पर्जन को अगर इसका एवरेज निकाले तो इसी को बोल देते हैं एवरेज डिविएशन। ठीक है। इसकी 2 परिभाषाएं हैं। पहला, मुझे क्या निकालना है? येलो का डिविएशन निकालना है, और इसको क्या बोल देंगे? एवरेज। येलो का ही एवरेज, येलो को ही एवरेज क्यों लिया? येलो से ऊपर कितने कलर है? 2। कौन कौन से? ऑरेंज, रेड। और येलो से नीचे कौन कौन है? ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। 4 उसके नीचे है। तो येलो तो बीच में भी नहीं पड़ रहा, तो एवरेज के नाम पे येलो कलर क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे रेटिना पे येलो का इंपैक्ट सबसे ज्यादा फोकस्ड फॉर्म में बनता है। इंसानी आंखों के रेटिना पे येलो का सबसे ज्यादा फोकस्ड इमेज बनती है। येलो एग्जैक्ट फोकस टच करता है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा? किस कलर का होगा रेटिना पे? येलो। तो हम येलो के रेफरेंस में या येलो के रेस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल। तो येलो के रिस्पेक्ट में हम स्पेक्ट्रम अच्छा देख पाएंगे। हाँ। तो इसी ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं? ये चीज हम पढ़ रहे हैं अब क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम से। क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। और क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम कौन बताएगा? क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम यही आदमी बताएगा। अब ये क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम होता है कि कलर कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कलर कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना यूनिफॉर्म है स्पेक्ट्रम। तो हाउ यूनिफॉर्म a spectrum is its quality। तो स्पेक्ट्रम की क्वालिटी किससे पता लगती है मुझे? उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी है, जो स्पेक्ट्रम बना है वो कितना यूनिफॉर्म बना है। ठीक है। तो अगर मैं येलो से डिविएशन निकालूं और येलो से डिविएशन ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेटली सेम सी ही आ रही है, तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम
यूनिफॉर्म बना है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला कलर है और जो ये वाले कलर है, बेशक येलो से ऊपर सिर्फ 2 है और येलो से नीचे 4 है, तो मेरा ब्रेन उसको कैसे देखेगा? मेरा ब्रेन सेंट्रल टेंडेंसी पे येलो को पकड़ेगा और देखेगा इससे कितना नीचे वायलेट है, इससे कितना ऊपर रेड है। अगर ये दोनों सेम सेम एंगल पे बन रहे हैं तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम यूनिफॉर्म था। इस तरीके से हम स्पेक्ट्रम की क्वालिटी निकालते हैं। तो इसीलिए कौन सा किसका डेल्टा पिक किया गया? तो ये किसके बराबर आएगा? ए म्यू वाई माइनस 1। कोई परेशानी क्या? 1 क्यों लिया? फॉर्मूले में आता है 1। तो फिर ऊपर 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि कट गया था। इसको ये भी बोल देते हैं डेल्टा एवरेज बोल देते हैं, और इसको चेंज इन डेल्टा बोल ही रहे हो क्या? हाँ, लेकिन कंपेयर हम येलो से कर रहे हैं, कंपेयर येलो से कर रहे हैं। लेकिन अगर येलो गिवन ना हो, इफ येलो इज नॉट गिवन, अगर येलो के रेफरेंस में हम देख ही नहीं पा रहे चीजों को, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो चेंज ही आएगी। तो हमारा डेल एवरेज उस समय बनेगा डेल आर प्लस डेल वी डिवाइडेड बाय, और इसी को क्या बोल देते हैं? मीन डेविएशन। दोनों ही मीन डेविएशन है, इसको मीन डेविएशन भी बोल देते हैं, मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन। अगर येलो की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो क्या करेंगे? वायलेट का निकालेंगे और रेड का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो भी तो एवरेज ही है। तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी क्या? दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसकी और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली अलग आएगी। ठीक है, ये हमने कब लगाया? जब येलो मिसिंग था। तो ज्यादा एक्यूरेसी किससे अचीव होगी? तो इसको लिख दो, ये इज नॉट इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस 1। जनरली नहीं होगा, बट अगर सवाल वाला बोल रहा है खुद से तो फिर मजबूरी है, फिर तो करो। बट अगर नहीं बोला गया तो अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करना, क्योंकि नेचुरल नहीं है। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है, समझ आया? इसके पास कब जाना पड़ता है? जब येलो ना हो, वरना येलो प्रेफर करते हैं। तो ये बात भी क्लियर हुई, यहाँ तो कोई परेशानी? अब एक होता है डिस्पर्सिव पावर। एक चीज क्या होगी? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्स कितना हो सकता है उसको बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर। तो 3 क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं हम। पहली क्या है? सिर्फ डिस्पर्शन, है ना। दूसरी एवरेज डिविएशन, है ना। और डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल येलो। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, क्या करा है? बस ऊपर क्या रखा? डिस्पर्शन, नीचे क्या रखा? डिविएशन। डिस्पर्शन अपॉन डिविएशन इज डिस्पर्सिव पावर। तो किसके बराबर आएगा? ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय ए म्यू वाई माइनस 1। ए से ए कट गया, किसके बराबर आएगा? ये आ गई डिस्पर्सिव पावर। इसमें क्या ये चीज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नहीं दिख रही? क्या इसकी डायमेंशन होगी? हाँ, क्योंकि एक ही डायमेंशन होती है, एंगल है, रेडियन है। अगर मैथमेटिकल डायमेंशन देखे तो रेडियन तो है उसके पास, बट इसके पास रेडियन वेडियन जैसी भी कोई चीज नहीं है। ऊपर भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, नीचे भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो एक ऐसी क्वांटिटी आ गई यूनिटलेस डायमेंशनलेस। एक तरीके का रेशो आ गया। वो क्या बता रहा है मुझे? डिस्पर्सिव पावर बता रहा है। तो हर प्रिज्म की अपनी अपनी अलग अलग डिस्पर्सिव पावर होती है। लेकिन अब मजा आना शुरू होगा। क्यों मजा आना शुरू होगा? समझना। ये ओमेगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन है, मीडियम का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ मीडियम ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन? मीडियम। क्या ये ए पे डिपेंड कर रहा है? तो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, ए बहुत छोटा होना चाहिए पढ़ने के लिए, गायब कर चुका है ये। तो मैं दुनिया को कोई भी प्रिज्म किसके बेसिस पे पढ़ सकता हूँ? डिस्पर्सिव पावर। खेल छोटे के लिए खेला और बड़ा पकड़ के लिए आए। ठीक है, टेल फिश पकड़ने गए थे, शार्क पकड़ लाए। तो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। ओमेगा इज नॉट फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का एंगल क्या है? इररिलेवेंट ऑफ दिस। मैं डिस्पर्सिव पावर निकाल सकता हूं, हेंस स्पेक्ट्रम तक पहुंच सकता हूं। ये खेल हुआ फिर। अब पता लगा तीनों टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों को मिला के अच्छे से कलर पढ़ा जा सकता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
क्लियर है? पक्का? सारी बातें ठीक है। अब तुम्हें वो वाली बात भी रिलेट हो रही होगी कि स्लैब में क्या नहीं हुआ था कि कलर नहीं आए? डिविएशन नहीं आई थी, है ना? वहां पे डेल्टा नहीं प्रोड्यूस हुआ था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हुई थी वो चीज, बिना एंगल बनाए। एंगल पे घूमी ही नहीं थी लाइट, यहाँ एंगल पे घूम रही है तो फैल भी गई और कलर भी दिख रहा है। अच्छा, ये तो थी एक प्रिज्म की बात, किसी ने दो प्रिज्म लगा दिया तो? हाँ, बस ये जो पढ़ रखा है ये गलत है, ये चुपचाप जेब में रख ले। और जो तुम तीनों के बीच बीच में बात चलती है ना, जब मैं इधर मुड़ता हूँ, ये सब पता रहता है, बस बोलता नहीं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे पास बचने का। देखो सामने, अब रख रहे हैं दो प्रिज्म। पहले ऐसे ही रखो दोनों। ठीक है, तो दो तरीके से रख सकता हूँ ना प्रिज्म को। प्रिज्म रखे मैंने इस तरीके से, मोर देन वन प्रिज्म, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। मैं दो के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा 3 36 एन के लिए भी पढ़ सकते हो तुम। ठीक है। होगा ये सिंपल सिंपल सी बात, यहां से एक क्रिया आएगी, ऐसे बिखर जाएगी, फिर यहाँ इस तरीके से बिखर जाएगी। ये व्हाइट लाइट थी जिसमें सारे कलर थे, यहां से ये बिखरेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, यहाँ पे कम बिखर सकते हैं, ज्यादा बिखर सकते हैं, बिखरेंगे। ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो मैं क्या मांग रहा हूं तुमसे? नेट डिस्पर्जन, है ना? नेट डिस्पर्जन, तो नेट डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो। तो दोनों का ऐड कैसे करेंगे? इसका लिखवाओ, इसका क्या बनेगा? क्या ये होगा A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 प्लस A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। जीरो आया क्या? फिर अगर मेरा डिस्पर्जन जीरो नहीं है तो बिखरेंगे पक्का। कहां से व्हाइट लाइट मिल गई तुम्हें? कौन कौन सी? वायलेट और रेड सेम हो जाए तो? अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो कर दूं तो इसका क्या मतलब बनेगा? हाँ, इसका मतलब म्यू वी बराबर म्यू आर हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परसीव कर रहे हैं, जबकि करना अलग अलग था। तो या तो वेवलेंथ सेम हो जाए और या फिर इनमें डिविएशन ही ना है, तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब नो डिविएशन और कोई कलर नहीं मिलेगा। फिर खुद देखो ना, ये दोनों एक ही जगह पे आके मिलके बनने लग गए, तो इसका मतलब कोई कलर में नहीं टूटी है चीजें। क्या क्या? नहीं, एक प्रिज्म में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तक वो टीआईआर में कर रहा हो। तुमने देखा होगा ना, प्रिज्म को ऐसे रख देने से ही कलर प्रोड्यूस नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि तुम जिन एंगल पे चीजें देख रहे हो वो आई डैश से छोटे एंगल है, तो वहां पे टीआईआर हो रहा है, इसलिए तुम्हें बाहर कलर नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही तुम आई डैश से बड़े एंगल पे आई देखना चालू कर दोगे, क्या तुम्हें कलर भी दिखने लग जाएंगे। इसीलिए देयर इज अप्रोच टू सी दी स्पेक्ट्रम, कहां से देख रहे हो उससे फर्क पड़ता है। और ऑब्वियसली वाला एंगल तो रिलेटिव है ना। मेरे लिए अगर कोई रोशनी किसी इंटरफेस पे मान लो 70 डिग्री पे गई है, तो किसी सामने वाले इंसान की 30 डिग्री पे जा सकती है। क्लियर है? तो मुझे कलर दिखाई देंगे, उसको कलर नहीं दिखाई देंगे, हो सकता है ऐसा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं निकालूं मीन का, एवरेज का, या फिर दोनों का टोटल एवरेज कितना आएगा, अगर ये निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा? A1 म्यू Y1 माइनस वन, शाबाश, प्लस
कोई परेशानी? पक्का? अच्छा अब एक और चीज सुनना। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि ओमेगा किसके बराबर होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 होता है। अच्छा, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? सुनना ध्यान से। ये जो म्यू वी टू म्यू आर टू है, इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ये ओमेगा टू इंटू म्यू वाई माइनस 1 है। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? कर लो मैच। ऐसे ही इस वाले आदमी को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा 1 म्यू वाई 1 माइनस 1। ये आधा नहीं है, हाफ नहीं है, ये वाई है और ये 2 है। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2। तो यही लाइन किस भाषा में लिखी जा सकती है? ये A1, यहां ओमेगा 1 म्यू वाई 1 माइनस 1, फिर A2 बताओ कोई परेशानी? और इसको 1 अपॉन ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस वाले को ऊपर वाले की फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे? म्यू वाई माइनस 1 किसके बराबर होगा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा। तो यहाँ डिवाइड में ओमेगा 1, डिवाइड में ओमेगा 2, और ये वाली चीज आ जाएंगी। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई परेशानी? तो इसका मतलब अगर नीचे वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाला जाएगा, ऊपर वाले को ओमेगा से डिवाइड कर दोगे नीचे वाला आ जाएगा। अपने अपने ओमेगा से, ऐसे नहीं कोई एक ही ओमेगा होगा। क्लियर हुई है सारी बातें? पक्का? अच्छा ये क्या था? क्या इसके पास डिस्पर्शन 0 थी? नहीं। क्या डिविएशन 0 थी? नहीं। तो इसके पास दोनों थी, डिस्पर्शन एज वेल एज डिविएशन, दोनों थी। ये बात क्लियर होती है? या तो कोई परेशानी? ठीक है। इसका नाम क्या है बताना? इसका नाम क्या है? अबे ये डिस्पर्शन है। करूँ पीछे? ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये नाम तो चाहे एवरेज लगाओ, पर नाम तो डिविएशन है, ऊपर वाले का डिस्पर्शन है, ऊपर वाले का डिस्पर्शन, नीचे वाले का डिविएशन। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? डिस्पर्शन क्या है? स्पेक्ट्रम बना, कितने रेंज में स्पेक्ट्रम बना, इस मतलब भी तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला लेने से कुछ नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो जाओगे कल को। तो डिस्पर्शन क्या हुआ? स्पेक्ट्रम कितने रेंज में मिल रहा है, स्पेक्ट्रम कितनी, और डिविएशन क्या हुआ? ओरिजिनल व्हाइट लाइट से इनका अपना अपना कितना भटकाव है पाथ से, और अगर उसका एवरेज निकाल लूं तो वो, और अगर एवरेज येलो के पास आ रहा है तो स्पेक्ट्रम की क्वालिटी अच्छी है, येलो से दूर आ रहा है तो स्पेक्ट्रम की क्वालिटी खराब है। सही है? ठीक है। सेम यहां पे होगा। अच्छा, ये कौन सा कलर होगा? रेड। ये कौन सा कलर होगा? ये रेड, ये रेड, और ये वायलेट। ऐसा ऐसे बता नहीं सकते, रीजन पता है क्या है? इस ओरिजिनल लाइट से किसका ज्यादा डिविएशन आएगा? वो वायलेट होगा, बिकॉज वायलेट डिविएट्स मोस्ट। और वैसे भी यहां पे मैं इसलिए भी नहीं कुछ कर सकता क्योंकि यहां पे सब कलर अलग अलग आ रहे हैं, वहां पे तो व्हाइट लाइट थी, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में डिविएशन निकाल सकता था। अब किसके रेस्पेक्ट में डिविएशन निकालू? व्हाइट लाइट है ही नहीं इस प्रिज्म के पास, कलर आए कलर ही छोड़ दिए। समझ आए? वैसे सच बताऊं, पता कर सकते हैं, अभी की नहीं कर पा रहे, बस वो अलग बात है। मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ ये वाली रे किस केस में किन वैल्यूज पे कौन सी होगी, बट अभी वो टाइम नहीं है करने का उसको, है ना, अभी मतलब कभी नहीं हमारे। फिर से यहाँ से हमने क्या भेजी? व्हाइट लाइट ऐसे आएगी, व्हाइट लाइट इधर नॉर्मल से ऐसे भटकेगी, और फिर बाहर मेरे पास क्या बन जाएंगे? कलर मिल जाएंगे मुझे, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कलर मिल जाएंगे। रेड रखा है ना तुमने, उसमें मेरी गलती नहीं है ना भाई। इस तरीके से मिल जाएंगे। इसमें भी चीजें निकालते हैं, इसमें भी क्या निकालेंगे? डिस्पर्शन, इसकी ओमेगा 1 है और इसकी ओमेगा 2 है डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, बस अब फर्क कितना सा आ जाएगा? यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है, यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है, बस इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। ज्योमेट्री बदल दी ना तुमने, ज्योमेट्री बदल दी, ओरिएंटेशन बदल दी, और ज्योमेट्री बदलने से तो पूरी दुनिया हल जाती है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों प्रिज्म इस तरीके से रखे हुए, सीधे सीधे रखे हुए हैं,
क्योंकि दोनों का ही देख, ये वाले से ये वाला एंगल कंपेयर हो रहा है, यहां ये वाला एंगल इन्वर्ट होके कंपेयर हो रहा है। ऐसे ही मान के चलो कि अगर इसी प्रिज्म को 180 घुमा दूं, इसी प्रिज्म को 180 घुमा दूं, तो जब तुम इसको 180 घुमाने जा रहे हो तो वायलेट रेड की जगह आ जाएगा रेड, तो क्या एक माइनस साइन बाहर चमक जाएगा। अगर मुझे अभी यहां क्या करना चाहिए, इसको पलटने के बाद क्या करना चाहिए, रेड में से वायलेट, लेकिन मुझे पता है वायलेट ज्यादा होता है रेड कम होता है, और तुम कम वाले में से ज्यादा वाला घटा रहे हो, तो साइन तो माइनस का आएगा ना। अंडरस्टूड? क्या मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये प्लस से माइनस क्यों आएगा उधर? क्या है एक्सप्लेनेशन? इसको 180 घुमाओगे, रंग घूमेंगे, छोटे वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू घटाओगे तो अपने आप नेगेटिव आएगी। वही नेगेटिव में लगा के चल रहा हूं उधर। तो अगर मैं यहां नेगेटिव लगा दूं तो क्या अब तो मैं यहां वायलेट माइनस रेड लिख सकता हूं? वरना रेड माइनस वायलेट लिखो और बाहर पॉजिटिव लगाओ, वो अपने आप नेगेटिव आएगी। समझ आया? ठीक है, लिखना चालू करते हैं फटाफट। क्या लिखा जाएगा? A1, A1 ये वाला लिख लो डायरेक्ट, ओमेगा 1 म्यू y1 माइनस 1 माइनस A2 ओमेगा 2 म्यू y2 माइनस 1। ऐसे ही नेट एवरेज बताओ इसका क्या आएगा, बोलो। यही चीज लिख दो बस, बीच में यहां माइनस आ जाएगा, तो A1 म्यू y माइनस 1 माइनस A2 म्यू y2 माइनस। ये सारी बातें क्लियर हुई? या तो कोई परेशानी? ठीक है, इसका वायलेट और रेड के इसमें भी रेस्पेक्ट में भी आ जाएगा आराम से। अच्छा, ये सारी बातें होने के बाद अब मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखते हुए तुम्हारे सामने कंडीशन रखता हूं। कंडीशन ये है कि अगर मैंने दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल ले लिए होते तो क्या होता। अगर यहाँ पे दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल लिए मतलब म्यू भी सेम और ए भी सेम, ओमेगा तो अपने आप सेम आएगा फिर, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मैंने म्यू 1 बराबर म्यू 2 कर दिया और A1 बराबर A2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिज्म आइडेंटिकल हो गए। तो इसका मतलब अब मैंने दो प्रिज्म आइडेंटिकल उठा लिए। पहले वाले केस में आइडेंटिकल प्रिज्म उठाऊं, तो आइडेंटिकल प्रिज्म उठाने के बाद A1 बराबर A2, ये V और ये R, इसको ऐसा कर लो आप, क्योंकि जब ये दोनों बराबर ही है तो 1 और 2 हटाओ, सिर्फ इसको A पढ़ो, सिर्फ इसको V पढ़ो, इसको सिर्फ R पढ़ो, तो यही वैल्यू दो बार रिपीट नहीं हो रही, तो क्या ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा। यहाँ पे तो दुगने हो गए सारे वेरिएबल, यहाँ पे सारे वेरिएबल, और उधर माइनस हो गए। अब समझ आया माइनस कब आता है, फिर माइनस कह रहा हूँ कलर कब नहीं आता है, कब व्हाइट लाइट निकलती है कॉम्बिनेशन से। तो उस कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट निकलेगी जब प्रिज्म इन्वर्टेड लगे हो और आइडेंटिकल हो। अगर मीडियम भी सेम है और अगर A1 A2 अलग अलग कर दिया तब भी जीरो नहीं आएगा। तो जो तुमने रट रखा है वो एक बहुत स्पेशल केस है। हम्म हम्म, हाँ हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये वाले कलर मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कौन कितना डिविएट हुआ है, फिर मुझे डिविएशन के रिस्पेक्ट में डिविएशन निकाल के पता लगेगा किसका नेट डिविएशन ज्यादा है। ऑफ कोर्स वो तो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, अब इधर आते हैं, इधर मैंने आइडेंटिकल ले लिया, इधर तो सारी चीजें ट्वाइस हो गई। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरा कॉम्बिनेशन 1 है तो कॉम्बो 1 तो ट्वाइस दे देगा चीजें। क्या क्या ट्वाइस, डिस्पर्जन भी ट्वाइस और डिविएशन भी ट्वाइस, डिस्पर्जन और डिविएशन दोनों दुगनी हो जाएंगी। बट अगर इसका नाम अगर मैं कॉम्बो 2 रखूं तो कॉम्बो 2 में क्या होगा, कॉम्बो 2 में ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा। तो डिस्पर्शन और डिविएशन दोनों जीरो, तो कलर भी नहीं आया। तो अब मेरा डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये एक प्रिज्म, ये एक प्रिज्म, ये टूटे कलर में, और फिर वापस से एक व्हाइट लाइन। ये कब हुआ, जब A1 A2 बराबर थे, म्यू 1 म्यू 2 बराबर थे और कॉम्बिनेशन दूसरे वाला था। समझ में आती है सारी बातें, पक्का? अच्छा, इसमें मैं कभी भी डिस्पर्शन जीरो कर सकता हूं क्या? नहीं। क्या मैं इसमें कभी भी डिविएशन जीरो कर सकता हूं? इन दोनों में से कोई एक भी जीरो नहीं कर सकता, दोनों तो बाद में जीरो होंगे। क्या मैं इसमें दोनों जीरो कर सकता हूं? हाँ। बट मैं इसमें ये भी तो कर सकता हूं कि डिस्पर्शन रख ले और डिविएशन जीरो कर दे, डिविएशन रख ले और डिस्पर्शन जीरो कर ले। ये सिर्फ इसी में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। वो सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, कौन से कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन 2 में पॉसिबल है, कॉम्बो 2,
है ना? कहाँ चलता रहता है क्या है? एक तो इसको छठी से खींच के कोई बारी में लाओ। बोलता भी ऐसे ही है, 2 मिनट की बात होती है, 10 मिनट में ऐसे गा के बताया, छोटा बच्चा नहीं होता, मैं ना सीधा जा रहा। अब तभी तो छठी से बारी में आ जा। ठीक है, तो क्या निकालने वाले? डिस्पर्जन रखेंगे, तो नाम क्या रखा जाएगा उसका? डिस्पर्जन विदाउट। और वो सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? इन एक्सप्रेशन में पॉसिबल है। इनमें पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं, इनमें पॉसिबल नहीं है, ये तो दुगने दुगने हो जाएगा। तो डिस्पर्जन रखनी है, डिविएशन खत्म करनी है, तो इसमें कौन खत्म हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और इसका जीरो होने का मतलब समझते हो? बराबर जीरो रखा हुआ है, तो a1 म्यू y1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा a2 म्यू y2 माइनस 1। समझ आती है ये वाली बात? पक्का? ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्पर्जन कितना आएगा? डिविएशन तो जीरो हो गई, डिस्पर्जन कितना आएगा? आ जाओ ऊपर वाले देखो, ऊपर वाला तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो इसको निकालते हैं, समझ रहा? मैंने निकाल रखा है a2 म्यू y माइनस 1 है, इसी की वैल्यू a1 म्यू y माइनस 1 है। इसकी जगह क्या इमेजिन करो मनी वन में? a1 म्यू y1 माइनस 1, ये तो आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? यहां ओमेगा 1 बचा, और यहां क्या बचा? कोई परेशानी? तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? क्लियर है? ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता था इसमें? डिविएशन करवा लेते हैं, डिस्पर्जन नहीं करवाते, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हाँ, मतलब इसका क्या हुआ? डिविएशन हुई है, हाँ। डिस्पर्जन हुई है, नहीं। डिस्पर्जन ना होने का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम नहीं आया, स्पेक्ट्रम नहीं आया। डिविएशन लाइट घूमी है, हाँ, तो व्हाइट की व्हाइट लाइट ही पूरी घूम गई, व्हाइट की व्हाइट लाइट ही पूरी घूम गई। अच्छा, जो मैंने ये वाला केस पढ़ा है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। हाँ, इस पे भी आऊंगा अभी मैं, कि यहाँ पे दोनों जीरो करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या हो रहा है। मुझे इसका मतलब प्रैक्टिकली समझा जाए तो क्या है? कलर नहीं टूटे, लाइट लेकिन घूमी जरूर है। क्या जो एंटर की थी व्हाइट लाइट और जो दूसरे प्रिज्म से इमर्ज हो रही है लाइट, उनके बीच में कोई डिविएशन है? हाँ, डेल्टा जिंदा है, बट कलर दिखे नहीं। इसमें क्या मेरे पास लाइनें पैरेलल आ गई? हाँ, बट जो लाइनें पैरेलल आई है वो कलर में टूट के आई है, वो कलर में टूट के आई है, वो कलर पैरेलल है, वो कलर पैरेलल है। क्या दोनों में प्रैक्टिकली फर्क समझ आ रहा है? और वो सिर्फ इस सेटअप में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसको पढ़ो, इसमें क्या जीरो हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हुआ है तो इसका मतलब ये वाली चीज जीरो हो गई। तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूं? इसमें से निकाल सकते हैं हम a2 म्यू y2 माइनस 1 बराबर a1 ओमेगा 1 म्यू y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। कोई दिक्कत? पक्का? थोड़ा छोटा कर दूं इसको, क्योंकि एक ही बोर्ड पे चीज आ जाएंगी तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, फिर पलट पलट के देखना पड़ेगा तुम्हें। तो आप क्या निकालने वाले हैं? नेट डिविएशन। तो नेट डिविएशन इस वाले फॉर्मूले से आएगी। आप सुनने ध्यान से, यहाँ a2 म्यू y2 माइनस 1 किसके बराबर है? ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? ये a1 ओमेगा 1 म्यू y1 माइनस 1। देखा? इसको यहां पटक दो, तो इसको पढ़ो a1 म्यू y1 माइनस 1, और इसको क्या पढ़ोगे? a1 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 म्यू y माइनस 1। तो a1 म्यू y माइनस 1 कॉमन आ गया, a1 म्यू y1 माइनस 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? यहां तो 1 बच गया, और वहां क्या बचा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। तो यह आ गया 1 माइनस ओमेगा 1 बाय। क्या सारी बातें क्लियर हुई? पक्का? अच्छा। तुमने देखा था कि जो ग्लास स्लैब होती है उसमें ना डिविएशन आता ना डिस्पर्शन आता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आती है बस, है ना? और मैंने यहाँ किसकी बात की है? दो आइडेंटिकल प्रिज्म की बात की है। अब ये दो आइडेंटिकल प्रिज्म बनाए कैसे, समझ रहा हूँ? हाँ, वही, ये ग्लास स्लैब लो,
और यहां से काट दो। तो मुझे बताओ, ये ए बनेगा तो ये भी ए बनेगा, ये म्यू बनेगा तो ये भी म्यू बनेगा। और अगर यहां से कोई लाइट ऐसे आई तो यहां से ये लाइट ऐसे निकल जाएगी और ये दोनों आपस में पैरेलल आएगी, ना डिस्पर्शन ना डिविएशन। सही बात है। यहां तुम कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हो ना, इसी को यहां से काट के अलग अलग रख दो, यही बनेगा। इसलिए इसमें ये दोनों रे पैरेलल आई थी, रे 1 रे 2, क्योंकि यहां पे भी रे 1 और रे 2 पैरेलल आती थी। ये मतलब होता है ना तो डिस्पर्शन आया ना डिविएशन आया। ऑब्वियसली अगर तुम इसको काट दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी लूज हो जाएगी, वो तो वही रहेगी। तो इन्हीं दो को काट के थोड़ी डिस्टेंस पे रख दोगे तो भी बात सेम रहेगी। वो दिख रहा है क्या, घूम फिर के कहानी वही है। तो यहाँ पे हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस खत्म हो चुका है। अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। वो होती चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अच्छा वैसे ये सब पढ़ा क्यों हमने, ये डिविएशन डिस्पर्शन इतनी सारा भंगार बना क्यों पढ़ा ये सब हमने? चश्मे के लिए क्या? चश्मे से भाई रंग देखने के लिए नहीं बनता चश्मा। चश्मा विजिबिलिटी करेक्ट करने के लिए बनता है, कलर करेक्शन के लिए नहीं बनता। भाई कलर ब्लाइंड के चश्मे नहीं आते। फिर कोई गैस कर पाएगा? जो तुम प्लैनेट के कलर देखते हो टेलीस्कोप से या लेंस से, किसी वायरस का कलर देखते हो, किसी सेल का कलर देखते हो, किसी ऑर्गेनल का कलर देखते हो, किससे? माइक्रोस्कोप से। होते सब लेंस ही है। एट द एंड ऑल आर लेंसेस। तो लेंस के थ्रू जब तुम देखोगे, सुनने ध्यान से, तो लेंस में क्या ऐसी फील नहीं आ रही जैसे प्रिज्म बन रहा है जिसका कुछ एंगल है? तो ये डिस्पर्शन भी देगा और डिविएशन भी देगा। तो जो इसका एक्चुअल कलर मुझे दिखना चाहिए था रे से, वो एक्चुअल कलर नहीं दिखेगा। मान लो कोई बैक्टीरिया है वो कलरलेस है और मुझे तोता ही दिख रहा है, तो मैं तो गलत ले गया ना उसको। कोई स्टार है, ब्लू है, वो मुझे व्हाइट दिख रहा है, किसकी वजह से? लेंस की वजह से। इसको बोलते हैं एब्रिविएशन। क्या बोलते हैं? कलर एब्रिविएशन। कलर एब्रिविएशन होता है कि ये लेंस लाइट को, व्हाइट लाइट को कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में स्प्लिट कर देगा और हर कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है। तो हर कलर का डेल्टा या आर अलग अलग आएगा। जब हर लाइट का आर अलग अलग आएगा, हर लाइट के लिए फोकस भी अलग अलग जगह बनेगा। तो अब एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग जगह फोकस बन रहे हैं। तो तुम्हें अब जो दिखाई देगा वो उन सब कलर का मिक्सचर दिखाई देगा, असली कलर नहीं दिखाई देगा। उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो करेक्शन करने के लिए ही हमने ये सब पढ़ा, ताकि इसको करेक्ट कर पाए। इसीलिए हम ये सब पढ़ते हैं, ताकि एब्रिविएशन करेक्ट की जा सके। जैसे कोविड था, SARS-CoV-2, उसका वायरस देखना है मुझे, है ना, उसका आरएनए देखना है, शेप देखनी है, चलो शेप तो दिख गई, बट अब हर जगह का कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लो मुझे पता है कि हम बुक में राइबोसोम मान लो ब्लू कलर के बनाते हैं, या राइबोसोम हम ग्रे कलर के बनाते हैं, वो ग्रे की बजाय वहां पे ग्रीन दिख रहे हैं, तो मैं तो पता ही लगा पाऊंगा ये राइबोसोम था। तो हमारी कलर कोडिंग मैच करनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, एग्जैक्टनेस में कलर देखने के लिए हम ये सब पढ़ते हैं, ताकि करेक्ट भी कर पाए। क्लियर हुआ? तो लेंस में कैसे करेक्ट करते हैं? लेंस में इस तरीके से करेक्ट करते हैं, जैसे ये लेंस है, इसने एब्रीविएशन मार दी, है ना, तो ये एब्रीविएशन करेक्ट कैसे करेंगे समझना। मान लो मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। अगर मेरी डिस्पर्शन आ रही है तो किस बात में दिक्कत है मुझे? क्योंकि हर कलर का अलग फोकस है, बहुत सारे अलग अलग फोकल पॉइंट बनेंगे अलग अलग कलर के, मुझे उस बात से दिक्कत है। अगर वो सब एक ही जगह कन्वर्ज हो जाए तो बात सच पता लग जाएगा मुझे, तो मेरे को वो टूटने से बचाना है उसे। तो एब्रीविएशन करेक्शन आ जाएगा, एब्रीविएट जो कर रहे थे वो चीज क्या करेक्शन आ जाएगा। अच्छा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहला लेंस है, उसकी डिस्पर्सिव पावर मान लो ओमेगा 1 है, उसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, और इस ओमेगा 1 डिस्पर्सिव पावर की वजह से उसकी फोकल लेंथ f1 आई। समझ आया? ऐसी कोई दूसरा लेंस है, उसकी ओमेगा 2 है डिस्पर्सिव पावर, और इसलिए उसकी फोकल लेंथ f2 आई। मान लो दोनों लेंस की फोकल लेंथ सेम थी, बट क्योंकि अब कलर आ रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगी फोकल लेंथ दोनों की, क्योंकि अलग अलग एंगल पे एंटर करेंगे अब वो, क्योंकि एक से दूसरे पे जाएंगे तो अलग अलग तरीके से एंटर करेंगे। समझ आया? ऐसे ही करते करते ओमेगा एन मेरे को n फोकल लेंथ देगा, जहां पे दोनों लेंस की सेम फोकल लेंथ रखी थी मैंने। अब
उन दोनों की आपस में ही अलग अलग फोकल लेंथ आ जा रही है, और ये ऐड होती चली जाएगी, ये ऐड होती चली जाएगी। तो अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढूं कि समेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर टू द फोकल लेंथ जीरो कर लूं, तो इसका मतलब कोई एब्रिविएशन नहीं आएगी, कोई कलर एब्रिविएशन। और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ लेंथ प्लस की लेनी पड़ेगी फोकल लेंथ, और कुछ फोकल लेंथ। तो अगर मुझे कलर एब्रिविएशन को करेक्ट करना है, तो मैं सेम नेचर ऑफ लेंथ से करेक्ट नहीं कर सकता कभी भी, मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज चाहिए होंगे, डिफरेंट नेचर ऑफ लेंस चाहिए होंगे, तभी कुछ फोकल लेंथ पॉजिटिव कुछ फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगी। हाँ। तो अब खुद सोचो, कौन सोच सकता है कोई आदमी ये इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि उसको ये करना था। आई बात समझ में? फील लेके पढ़ना तो इसे बोलते हैं कि कर क्यों रहे हैं उसका भी तो पता लगे। तो जो भी हम लेंस लगाएंगे उसमें ओमेगा बाय एफ को क्या लेके चलेंगे, जीरो। तो मैं जो टेलीस्कोप बनाऊंगा या फिर मैं जो माइक्रोस्कोप बनाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे वहां पे अपोजिट नेचर ऑफ लेंस यूज करने पड़ेंगे। ये तो ही प्रैक्टिकल बात, बट हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ेंगे उसमें कलर एब्रिविएशन इग्नोर करके चलेंगे, मान के चलेंगे आती ही नहीं है, बट प्रैक्टिकली आती है। और उसको करेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये सारी बातें क्लियर हुई? पक्का? तो यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से मैंने खत्म करा दिया क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब एक तो बात बच गई रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, उसकी क्लास लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, वे ऑप्टिक्स चालू हो जाएगा।